कोई टेंशन आपको होता है तो क्या करते हैं? टेंशन होता है तो म्यूज़िक सुनते हैं। अभी कहाँ रह रहे हैं सर आप? सिटी में यहीं बीदर में गुरु नानक कॉलोनी। पहला बिजनेस क्या था? हमारा पहला बिजनेस ट्रांसपोर्ट का था। बीदर छोड़ के जाने का मन नहीं करता। मन ही नहीं करता ना। अभी हमारे बैंकेट हॉल है, बैंकेट हॉल, SRS हमारा SRS इवेंट प्लानर करके है। इवेंट प्लानर्स। हाँ, ये इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन। ओके, जी। डिग्री ड्रॉप आउट हैं आप। हम्म। कहा जाता है कि जितने भी देश के बड़े बड़े लोग हैं ना, सारे डिग्री ड्रॉप आउट। नहीं, उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी अब 55। 15 बढ़ा के बता रहे हैं ना आप जानबूझ के। 55 चलो 50 कर लेते हैं सर। 56 कर सकते हैं आप। फेवरेट हीरो अगर आपको बोलना पड़े कोई बॉलीवुड का? मेरा फेवरेट आमिर खान। आप महसूस करते हैं कि हाँ पॉलिटिकल सपोर्ट लगता है थोड़ा बहुत? इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है, पॉलिटिशियन हो या डिप्लोमेटिक हो, डिप्लोमेट की ज़रूरत नहीं है, इंसान को इंसान की ज़रूरत है। आपकी वाइफ को कोई शिकायत है आपसे? हर वाइफ को होती है, एक बिजनेसमैन से तो और ज्यादा होती है। सभी को होती है। बिजनेस को सौतन मानती है। बिजनेस सारी को नहीं, महिलाएं। टाइम टेबल पे थोड़ा होता है, खाना हाँ। जल्दी नहीं खाते, टाइम पे नहीं खाते, चिंता होती है उनको। बिजनेस टाइकून इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्या बिदर में? टाइकून को लाना चाहिए, लाना पड़ता है, लाना पड़ता अपने है। आप नहीं आते कोई। जहाँ पर भी आपको बोर कर रहा हूँ ना सर, आप मुझे बोल दें उल्लू तो पट्टे दफा हो, यहाँ से चला जाऊंगा मैं चुपचाप उठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी इलाके में आपने क्यों नहीं सोचा कि बिजनेस एक्सपैंड किया जाए? इधर छोड़ के जाने का कहीं मन नहीं करता। नहीं तो तब भी आप तो यहाँ रह के भी हैंडल कर सकते कर हैं। सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बिजनेस यहाँ पर रहने का और काम करने का मज़ा अलग ही है। हेलो एंड वेलकम टू सोशल स्फीयर टी कास्ट का एक और नया एपिसोड। आज जो मेहमान जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, द बिग बुल, बिजनेस के टर्मिनोलॉजी में जिसे कहा जाता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन SRS ग्रुप के हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार मनप्रीत सिंह जी। सर कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूँ तबीयत वगैरह सब ठीक होगी आपकी। बिल्कुल। तो सर ये जो बात कही जाती है कि पंजाबी जो आदमी होता है वो दिल का बहुत खुला होता है, तो आप ज़िंदगी में अभी बिजनेसमैन बतौर कोई टेंशन आपको होता है तो क्या करते हैं आप? टेंशन होता है तो म्यूज़िक सुनते हैं। किसको म्यूज़िक सुनते हैं, किसको किसको सुनते हैं? जनरली मैं इंस्ट्रूमेंटल सुनता हूँ। इंस्ट्रूमेंटल? हाँ, वोकल नहीं? वोकल नहीं, इंस्ट्रूमेंटल कैनी जी के ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। अच्छा। तो वो ज़्यादा सुनता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब आपका थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़्यादा है ना। वोकल किसी को नहीं सुनते आप? वोकल बहुत कम। बहुत कम। हाँ, कम मैं में भी वोकल कुछ- में एक है जो बहुत पुराने हैं, भूपेंद्र हजारिका। ओह, वो काफ़ी उनका मुझे पसंद है। उनके गुनगुनाते भी हैं आप कुछ ऐसे? नहीं, गुनगुनाना नहीं। नहीं आता। अभी कहाँ रह रहे हैं सर आप? सिटी में यहीं बीदर में गुरु नानक कॉलोनी। बिदर में ही? कितने सालों से है बिदर में? मेरे ग्रैंड मदर जो हैं वो 51 में आ गए थे यहाँ पर। 1951 में? आफ्टर पार्टीशन वो इंदौर आए थे, हाँ। वहाँ से फिर उन्होंने बीदर माइग्रेट किया। हम्म। तो बीदर में 51 में आ गए थे यहाँ पर। मेरे फादर और मेरे चाचा जी उनको लेके यहाँ पर आए, हम्म। फिर यहाँ रहे, फिर उन्होंने यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे फादर और चाचा ने। पहला बिजनेस क्या था? हमारा पहला बिजनेस ट्रांसपोर्ट का था, जो हमारे ट्रांसपोर्ट पास का। प्राइवेट बसेस थी, ओके। जो बीदर और गुलबर्गा जिला दोनों कवर करती थी। इसको स्टेज कैरियर बसेस करते हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट बसेस चल रही है ना, जैसे बीदर, हुमनाबाद, हालकी। तो हमारा बीदर और गुलबर्गा जिला पूरा कवर होता था। दोनों ज़िले में हमारी पूरी करीब करीब उस टाइम पर 15-16 बसेस थी। तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट में कवर करते थे, छोटे छोटे गांव, हर तालुका, वो सारा कवर करते हैं। बिदर में वैसे है ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बहुत है। यहाँ पे गुरुद्वारा भी है और कहा जाता है कि सूफी संत की ज़मीन है ये तो संतों की, महात्माओं की ज़मीन है ना। हाँ जी। तो कभी ऐसा हुआ कि ख्याल आया कि बिजनेस थोड़ा सा एक्सपैंड करने के लिए बिदर के बाहर जाएं कहीं पे? बीदर छोड़ के जाने का मन नहीं करता। मन ही नहीं करता ना। तो जो 1951 में आए थे, तो वहाँ से लेके अब तक की जो जर्नी रही है, कितना इसमें एक्सपेंशन हुआ है? जैसे अभी SRS ग्रुप के जो बेबी कंपनीज है उसमें क्या क्या बिजनेसेस हैं आपके? मेरा जन्म तो 1969 का है। फादर का काफ़ी अच्छा बड़ा बिजनेस था, उन्होंने अच्छा, चाचा और फादर ने अच्छा संभाला। मेरे फादर का नाम रतन सिंह और चाचा का नाम रंजीत सिंह। तो ये ग्रुप जो है SRS उसी के सरदार रतन सिंह, सरदार रतन सिंह जी और सरदार रंजीत सिंह जी। हाँ, ओके ओके। उस नाम से था ये। तो हमारी बसेस थी उस टाइम पे, हमारे वाइन शॉप्स भी थे।
होलसेल भी था, रिटेल में भी था, बार भी थी। हम्म। तो ये लिकर का भी बिजनेस साथ में चलाया उन्होंने। ये ओके। और अभी क्या क्या है? अभी हमारे बैंकेट हॉल हैं, बैंकेट हॉल, SRS फंक्शन, हमारा SRS इवेंट प्लानर करके है। इवेंट प्लानर्स। हाँ, ये इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन। ओके। जी। और साथ में हमारा वेयरहाउस लॉजिस्टिक का भी काम है। हम्म। जी। आपके फादर के साथ आप जैसे बिजनेस में आए थे तो आपकी उम्र क्या रही होगी लगभग? मैंने 10th पास करने के बाद बिजनेस ज्वाइन किया था, वाइन शॉप संभालने लग गया था मैं। 10th पास मतलब करते ही? PUC 1 से तो मतलब पढ़ते पढ़ते करते थे पढ़ते ना? पढ़ते। हाँ तो जी। उसके हिसाब से तो आपने फादर जो है 92 में एक्सपायर हो गए थे। 92 में? हाँ जी, ओके। 1992 में फादर एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद बड़े ब्रदर ने भी संभाला बिजनेस, उनके साथ साथ मैं भी था। तो वो दोनों के साथ में काम करता था। और वो एक्चुअली के बीच वाले मेरे जो ब्रदर हैं वो बेंगलोर में पढ़ते थे, हम्म। और जो बड़े हैं वो यहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो दोनों पढ़ाई में थे। तो मैं जब BCom में था तो फिर मैं साथ में बिजनेस भी शुरू किया। 92 में फादर आपके चले गए, हाँ जी। तो तब तक कमान संभाल ली थी ना हाँ, आप लोगों ने 93 business? 94 में हम लोगों ने अपना जिम्मेदारी संभाल ली थी। इफेक्ट हुआ कुछ फादर के जाने से? इफेक्ट तो होता ही है, बड़े जब बुजुर्ग सर से चले जाते हैं तो इफेक्ट तो होता ही है। बुजुर्गों का साया बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर पे। तो उस वक्त आपने जो चीज़ें देखी, आज जैसे आपने बोला ना 10th स्टैंडर्ड के बाद आपने ज्वाइन किया, क्या था मन में? अपनी मर्जी से आए या प्रेशर था या कुछ और बनना चाहते नहीं थे? नहीं, इंटरेस्ट तो शुरू से बिजनेस में ही था। बिजनेस में ही था? हाँ। खून में है फिर। तो बचपन से देखा हुआ है बिजनेस फादर का, तो इंटरेस्ट बिजनेस में ही था। कुछ ना कुछ काम लगाते ही थे हमारे को बचपन से। पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करवाते थे घर पे। मतलब बिजनेस देखो, जाओ, कुछ सीखो, कुछ परचेजिंग के लिए भेज देते थे कभी कभी। बचपन से ही समझो थोड़ा सा बिजनेस का नॉलेज देते गए। मेरे चाचा जी ने हमेशा जो है मोटिवेट किया कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होते रहो। सभी को, हमारे पूरे, मेरे 3 भाई जो हैं मेरे अपने हैं, 3 चाचा के हैं। तो सभी को बिज़नेस में उन लोगों ने मोटिवेट किया था उसी टाइम से, बचपन से। तो चाचा जी के लड़के हैं, वो हैदराबाद में रहते हैं, वो तीनों बिजनेसमैन हैं। अब काफ़ी अच्छा बिजनेस उनका भी चलता है। तो पढ़ाई आपने कंटिन्यू की उसके बाद भी? नहीं, मैंने BCom फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया। डिग्री ड्रॉप आउट हैं आप? कहा जाता है कि जितने भी देश के बड़े बड़े लोग हैं ना, सारे डिग्री ड्रॉप आउट। नहीं, आमिर खान, विराट कोहली हैं, अब उसमें आपका भी नाम जुड़ गया सर। ऐसा क्यों होता है? मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता? जो थोड़ा सा बड़ा गोल लेके चलते हैं ना लोग, इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाता है। हाँ। वैसे भी लोग बोलते हैं, लेकिन आज भी मैं मिस करता हूँ कि डिग्री नहीं है। मुझे आज भी एक महसूस होता है कि डिग्री होनी चाहिए थी। आज के ज़माने में डिग्री की बहुत ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि आज भी मैं शायद कोशिश करूँगा कि कुछ सालों में मैं अपनी डिग्री लेके रहूँगा। आपको डिग्री की ज़रूरत महसूस होती है सर? ज़रूर। आप सर ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट है ना? कितने ऐसे हैं डिग्री वाले जो आपके अंडर काम करते हैं? काफ़ी हैं, बट मुझे भी ऐसा शर्म महसूस होती है कि मुझे भी चाहिए डिग्री। सर और क्या चाहिए? आप ड्रॉप आउट होके भी डिग्री वाले आपके पास काम करते हैं। नौकरी के लिए तो आपके पास ही आना पड़ता है। वो गोल नहीं है, अपनी डिग्री खुद की कमाई है वो। हाँ, ये बात तो है। और वैसे भी एजुकेशन को डिग्री से कंपेयर करना अच्छी बात थोड़ी है। आप तो ऐसे भी किताबें पढ़ सकते हैं, ज्ञान तो कहीं से भी मिल जाए, ज्ञान होता नहीं, है। ज्ञान मिलता है, सर्टिफाइड बहुत ज़रूरी है ना। हाँ, सर्टिफाइड भी ज़रूरी है। एक ज्ञान जितना भी ले लो, बट सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। वैसे भी इस देश में ना डिग्री को लेके बहुत लोचे हैं। वो पता नहीं कोई आदमी है, उसकी डिग्री नहीं मिल रही, बताते हैं लोग। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी अब 55। 55 जी। 55 साल? मैं पक्का बता रहा हूँ सर, बाहर में आपसे मिला, आपसे हाथ मिलाया मैंने एज्यूम किया था कि आप 40 मैक्स होंगे। 15 बढ़ा के बता रहे हैं ना आप जानबूझ के? 55 है। नहीं, कुछ तो नहीं, चलो 50 कर लेते हैं सर। 56 कर सकते हैं आप। बहुत ज्यादा हो गया सर, लगते नहीं है आप। 55। वेल मेंटेन्ड है मतलब अभी भी। क्या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं सुबह सुबह? एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं है, बट ऊपर वाले की कृपा है कि सेहत दी है ऊपर वाले ने, बस उसको मेंटेन कर रहे हैं। अरेंज मैरिज की है, लव मैरिज की है आपने? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज की है? हाँ जी। शायद कुछ छुपा रहे हैं आप। नहीं, अरेंज मैरिज ही है। अरेंज मैरिज। तो मतलब गोल शुरुआत से आपके दिमाग में था बहुत बड़ा, क्योंकि गोल से भटकना नहीं है, इसीलिए मैरिज भी अरेंज कर ली।
तो अभी आपके जो बेटे हैं, बच्चे हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं बिजनेस में? हाँ, बड़ा बेटा इन्वॉल्व है। अच्छा। अभी वो रिजॉर्ट और कुछ चीज़ें संभालता है, वेयर हाउस वगैरह, रिजॉर्ट वगैरह वही संभालता है। इवेंट में भी थोड़ा हेल्प करता है वो। काफ़ी अच्छे तरीके से वो इन्वॉल्व हो गया है। तो अभी वो धीरे धीरे जिम्मेदारी उसको ही हम लोग सौंप रहे हैं। घर का बड़ा बेटा? हाँ जी। और छोटा बेटा? छोटा अभी BBA फाइनल ईयर में है वो। उसके बाद वो MBA का प्लानिंग कर रहा है। MBA के बाद वो फिर बिजनेस में आएगा। बड़े बेटे का नाम क्या है? लवनीत। लवनीत सिंह। हाँ जी। अच्छा, वही है। और छोटे बेटे? दिवीत। दिवीत। हाँ जी, दिवीत सिंह। ये सर, ये एक चीज़ ये समझ में नहीं आती मुझे, चाहे पंजाबी फैमिली हो, मुस्लिम फैमिली हो, हिंदू फैमिली हो, क्रिश्चियन फैमिली हो, एक ना ट्रेंड चला है इंडिया में, सब लोग अपने बच्चों का नाम राइम करके रखते हैं। मेरा नाम मज़हर है, मेरे बड़े भाई का नाम अजहर रख दिया। वो एक खुशी होती है लोगों में, जब परिवार में जो बच्चे होते हैं तो एक खुशी होती है कि इसका नाम रखना है तो उसका नाम भी, तो दूसरे वाले का भी ना उसका सिमिलर मिलता जुलता हो। आपने भी यही सोच के रखा था? वही है। और जैसे आपके बड़े भाई का नाम क्या है? पिंटू, मतलब परमजीत। परमजीत। हाँ। अच्छा। और उनसे बीच परमजीत। वाले के बाद सुरनजीत। सुरनजीत। मेरा नाम मनप्रीत। मनप्रीत। सिमिलर ही है सारे। हाँ, एक ही रीत चली आ रही है। अभी आगे क्या प्लान्स है सर? आगे बस हमारी उम्र तो हो रही है, बच्चों को अभी कारोबार संभालना है, देना है उनको थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व करके आगे उनकी तरक्की देखने की इच्छा है। पंजाब आते आप बेसिकली हैं कहाँ से वैसे? जब 51 में आए थे, इंदौर से आए थे ना? इंदौर से। और आपकी जो फैमिली है, पुश्तैनी मकान, वो कहीं पे होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान में है? हाँ जी। पाकिस्तान में कहाँ? पाकिस्तान में मेरे को धुंधला सा याद है। हाँ। बोथ जिला बोलते थे, गुजरात एरिया। ओके, जो गुजरात जैसलमेर से होते हुए जाता है। हाँ शायद, मेरे को हाँ। पूरा नहीं याद है, पूरा अच्छा। नहीं पता। कुछ हमारी दादी जब कहानी सुनाती थी तो डिस्ट्रिक्ट का नाम था बोथ, जिला जो बोलते थे ना, हाँ। बोथ जिला। ओके। गांव का नाम नहीं पता क्या है, बट वो उस साइड पाकिस्तान के गुजरात एरिया में आता था। तो आपने पार्टीशन की कहानियां भी सुनी होंगी बहुत? पाकिस्तान की कहानियां तो हर कोई जो मेरी उम्र का है वो उसने सुनी होगी। आपको कोई तो कहानी याद होगी? नहीं, मुझे तो अभी जैसे इतना याद है ग्रैंडमदर थी कि ग्रैंडमदर, उनके 4 बच्चे थे। हाँ। चारों बच्चों को, 5 बच्चे, 4 हम्म। बेटे 1 बेटी। उन्होंने 5 बच्चों को लेके वहां से वो इंदौर तक पहुंचे। उनकी अपनी कहानी थी कि कैसे तकलीफ से पहुंचे, फिर आने के बाद उन्होंने क्या क्या मुशक्कत की। ऑब्वियसली। हाँ, फिर उसके बाद फिर बच्चों ने अपना संभाला, उनके मतलब मेरे फादर वगैरह, चाचा ताया जी ने। फिर धीरे धीरे करते हुए मेरे जो 2 और ताया हैं, वो एक इंदौर में ही है, एक इटारसी में, मध्य प्रदेश। इटारसी में? हाँ जी। आते जाते रहते हैं इंदौर अभी? हाँ, रेगुलर लगता रहता है चक्कर, शादी ब्याह फंक्शंस वगैरह तो रहते ही हैं। मेरा ननियाल भी इंदौर ही है। ननियाल भी इंदौरी में? जी। और शादी आपकी वहाँ पे भी थी? मेरी हैदराबाद। हैदराबाद में? मेरी वाइफ हैदराबाद से है। आपकी वाइफ हैदराबाद से है? हाँ जी। ओके, हम लोग भी हैदराबाद से ही हैं ओह, वैसे। ग्रेट। खैर सर, वो अलग है। लस्सी कहा जाता है कि पंजाबी लोग बहुत पीते हैं। लस्सी अच्छी चीज़ है, पीनी भी चाहिए सबको। ज़्यादा मैं नमकीन पसंद करता हूँ लस्सी में, मीठी नहीं। नमकीन लस्सी भी होती है? हाँ, बाय लस्सी गॉड, तो ये दोनों मुझे होती आज पता चला। नहीं, लस्सी मीठी भी होती है, नमकीन भी होती है, बट मैं नमकीन पसंद करता हूँ। नहीं, वो नमकीन वाले को तो छाछ बोलते हैं ना? हम लोग लस्सी बोल के पी जाते हैं। दही तो पड़ता ही है उसमें। फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है आपकी? क्रिकेट में वैसे इंटरेस्ट नहीं ना है? के बराबर इंटरेस्ट है। क्या आप बात कर रहे हैं सर? क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। नहीं, कभी कभार तो ऐसे देखे कभी कभी वो बैंगलोर का जो चैलेंजर्स क्या है, विजय माल्या की जो टीम थी, हाँ, और वो याद है। एक शाहरुख की टीम याद है, कोलकाता नाइट कोलकाता राइडर्स। नाइट राइडर्स। बाकी के कुछ ज़्यादा ध्यान में नहीं। कोई प्लेयर है ध्यान में? विराट कोहली, तेंदुलकर। एक ही नाम है जबान पे चढ़ा हुआ। तो जो क्रिकेट नहीं भी देखता ना, उस आदमी को जानता है, विराट कोहली तो को। पर्सनालिटी वैसी है ना, हाँ, तेंदुलकर, personality विराट वैसी। कोहली। पुराने जमाने में एक और होते थे जब कपिल देव, कपिल देव। और एक और होते थे, उनका ध्यान में नहीं आ रहा नाम हमारे को, जो बहुत काफी फेमस थे। शॉर्ट हाइट के थे ना कुछ, शॉर्ट हाइट के कौन थे? क्रिकेटर बहुत पुराने, काफी उन्होंने वर्ल्ड कप वगैरह भी जीता है। सुनील गावस्कर। गावस्कर। गावस्कर, राइट। वो अच्छे लगते थे आप तो। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो करते होंगे आप?
एक तो सर आप ना पंजाबी आदमी हैं और आप ऐसे इत्मीनान से ऐसे बैठे हैं आप, मुझे यहीं पे डाउट हो जा रहा है। पंजाबी तो ऐसे खुले पंजाबी दिल के है होते बट हैं। कल्चर कन्नड़ा है। पॉइंट, कल्चर जब यहाँ का यहाँ मिला। पर बड़े पड़े हैं तो हम्म। यहाँ के कल्चर, यहाँ का सब कुछ सीखा हुआ है। कन्नड़ आती है आपको? आती। कुछ कुछ बोलिए तो कन्नड़ा में। आप कुछ सवाल करिए, मैं बोलता हूँ। आप अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं इसको एक्सप्लेन कीजिए आप कन्नड़ा में। ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪಿರನಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಪಿರಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ। एकदम फ्लुएंट कन्नड़ आती है आपको बचपन ही से? बचपन से। अच्छा, तो मतलब जो आपको इन्वायरमेंट मिला वो यहीं का था ना, कन्नड़ा कल्चर का जो था। क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए बिजनेस में? बिजनेस में 1985 में जब हमारा बसेस का बिजनेस था, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट बसेस को नेशनलाइज कर दिया था। मतलब जितने भी नॉर्थ कर्नाटका के जो जितने भी ट्रेवल्स थे उनको सबको उन्होंने बंद करवा दिया था कि गवर्नमेंट जो है KSRTC लॉस में है तो प्राइवेट बसेस नहीं चलेंगी। ये एक अचानक डिसीजन था। मतलब रात को हम लोग सोए और सुबह पता चला कि आपका बिजनेस बंद हो गया। नोटबंदी की तरह। हाँ, नोटबंदी से भयंकर था ये। मतलब वहां तो नोट नहीं चल रहा, यहाँ तो बस ही नहीं चलेगी कुल मिला हाँ, नोटबंदी में तो कुछ नोट तो चलेंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं चलना। तो वो एक झटका काफी बड़ा था। उसके बाद काफी हमने 2-3 साल सफर किया। जब देखो रात को आपको पता चल सोए हैं, आपको दिन में सुबह 5 बजे पता चल रहा है कि आपके बिजनेस को ताले लग गए हैं, तो झटका तो बहुत बड़ा होता है। कोई वार्निंग बेल नहीं थी। तो वो अचानक से बस का बिजनेस बंद हो गया? बंद हो गया। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये जितने भी प्राइवेट बसेस हैं वो नहीं चलेंगी, गवर्नमेंट बसेस। और ये कब की बात है? ये 1985 में। और फिर जो आपके पास कितनी बसेस थी उस टाइम पे? हमारे पास 13 बसेस थी। 13 बसेस का क्या किया आपने फिर? पूरा स्क्रैप हुआ है सारा। पूरा स्क्रैप? पूरा स्क्रैप, क्योंकि कोई बायर ही नहीं था ना, क्योंकि हमारी अकेले की नहीं थी, पूरे बीदर, गुलबर्गा, नॉर्थ कर्नाटका सारे बसेस खड़ी हो गई हैं। तो खरीदने वाला कौन है? कोई नहीं खरीदेगा, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली। तो किसी को जरूरत ही नहीं थी बसेस की उस टाइम पे। 85 में 13 बसेस। धुंधला याद है, 5 दिसंबर 1985 था शायद। 5 दिसंबर 1985। ऐसा धुंधला डेट याद है मुझे कि 5 या 4 दिसंबर या 5 दिसंबर की रात। आज के आंकड़ों के हिसाब से अगर उसका लॉस के नंबर्स आप बताइए, थोड़े रफ फिगर्स ऐसे। नहीं, उस टाइम पे तो मुझे याद नहीं है नंबर्स क्या है, क्योंकि उस टाइम पे हम छोटे थे, बिजनेस में आए भी नहीं थे। बट जो फैमिली से सुनते थे, फादर से, चाचा से सुनते थे कि ये मेजर लॉस था हमारा। मतलब हम जहाँ से शुरू हुए फिर वापस वहीं पे आ गए। हाँ। कैसे फिर वापस कॉप अप कैसे किया आपने वक्त के साथ? बीदर शहर बहुत अच्छा है। हाँ। लोग भी बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों से मदद हुई, कुछ बिजनेस करने का मौका दोबारा, जैसे हमारे लिकर में चले गए थे, लिकर का बिजनेस काफ़ी अच्छा था। फिर और साइड बिजनेस दूसरे छोटे छोटे बिजनेस करते रहे। उस टाइम पे बीदर का कल्चर एक्चुअली कैसा है कि एक दूसरे को मदद करने वाला कल्चर है। यहाँ के शहरी जो लोग हैं वो दुख सुख में साथ देते हैं। बिल्कुल। ये एक बीदर का जो है ना, आपको शायद पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर एक बीदर में एक ऐसा कल्चर है कि आपके दुख में भी साथ हैं, सुख में भी साथ हैं। तो वो सपोर्ट मिलता है, मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट तो ठीक है सर, मगर 13 बसेस का नुकसान हुआ है। अब आपका बिजनेस अचानक से एक झटके में जो आपने कमाया था वो स्क्रैप में चला गया। इसके बाद कुछ तो प्लान रहा होगा कि वापस से फिर से आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा भी तो किया। सभी ने फिर भाइयों ने अपने अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किए, अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किए फिर वापस। हाँ, कुछ कोशिश की, अलग अलग काम की, धीरे धीरे करते करते फिर वापस स्टैंड हुए। और उस टाइम मतलब आपने ये सारे हालात अपनी आंखों के सामने देखे होंगे। हाँ जी। और 85 में आपके फादर का क्या रिएक्शन था? वो तो बाहर थे उस वक्त तक। फादर और चाचा दोनों डिप्रेशन में थे उस टाइम पे। तो 2-3 महीने तो काफ़ी उनको बड़ा झटका लगा। धीरे धीरे फिर उसके बाद मेरे चाचा की तबीयत भी थोड़ी सी, उनका किडनी का प्रॉब्लम हो गई। वो फिर एक एडिशनल तकलीफ आनी शुरू हो गई हेल्थ की। 87 या 88 में चाचा जी गुजर गए। महज 3 साल के आसपास। हाँ, लॉस के। जी। इसी को रीजन? नहीं, उनका थोड़ा हेल्थ इश्यूज थी, किडनी की प्रॉब्लम थी उसकी। आपके फादर को तो अकेला महसूस होते होंगे। फिर कुछ हमारे और
खेती बाड़ी का भी काम था, और एग्रीकल्चर लैंड वगैरह थी यहाँ पर, उससे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। और सॉमिल का बिजनेस भी था ज़हीराबाद में, वहाँ से भी सपोर्ट मिला एडिशनल, बस तो करते रहे। फ्रस्ट्रेशन तो होता होगा आपको उस टाइम पे? नहीं, बचपना था, फ्रस्ट्रेशन तो हुआ कितनी नहीं। उम्र रही होगी आपकी? 85 69 का बर्थ लगा लीजिए, करीब करीब 17 साल? 17-18 साल। 17 साल मैच्योर आदमी होता है सर 17-18 साल का। लेकिन वो समय ऐसा था कि ऐसा महसूस कुछ तो हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं। उस टाइम पे मॉरल सपोर्ट बहुत मिलता था कहीं ना कहीं से। ये जो पूरा पीरियड रहा फिर 92 तक, क्योंकि ये आप देखिए 5-7 साल की, ये पूरा 10 साल का जो पीरियड है ना, 85 से अगर हम 95 तक भी पकड़ें तो आपके लिए बड़ा क्रूशियल रहा है, क्योंकि 85 में फैमिली बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हुआ, फिर 87 में या 88 में आपके फिर चाचा गुजर गए, फिर वहाँ से 92 में आपके फादर भी गुजर गए। समय का तो फिर पता नहीं चला, धीरे धीरे ऊपर वाले ने भी काफ़ी साथ दिया। बोलता है कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। ये है, ऊपर वाले पे भरोसा था, उससे कभी उम्मीदें नहीं हटाई ना सर। हटानी भी नहीं की। तभी है कि वही तो। वो स्पिरिचुअल कनेक्शन नजर भी आता है आपके चेहरे पे। वो तो होना ही चाहिए। सभी फिल्में में वगैरह होता है। देखते हैं आप? फिल्में तो देखते हैं। कौन सी अब तो कम हो गई। फेवरेट अब फिल्म? तो आजकल फेवरेट फिल्म तो शोले भी थी उस टाइम की। उसके बाद तो अभी तो खैर नाम बहुत कम याद है, बट कुछ कन्नड़ा मूवी भी थी अच्छी फेवरेट, रविचंद्रन की। और हिंदी भी काफ़ी अच्छी, ज़्यादा अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन की फेवरेट मूवी। आमिर खान का ज़्यादा पसंद आती है मुझे। अच्छा, अभी लाल सिंह चड्ढा देखी थी आपने? नहीं, उसके लिए नहीं देखी। मुझे अभी कम हो गया मूवीज देखना, अभी टाइम कम मिलता है, तो जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो सीरीज ज़्यादा देखते। वेब सीरीज आजकल बहुत आ रही है, तो हाँ, वेब उसमें सीरीज ज़्यादा तो बहुत इंटरेस्ट आता है। डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी देखते हैं? डॉक्यूमेंट्रीज कम, पहले बहुत देखते थे, अभी कम हो गया। पहले डॉक्यूमेंट्रीज, नावल पढ़ने का बहुत शौक था। वैसे भी इंडिया में डॉक्यूमेंट्रीज बैन हो जाती हैं। आप ये बताइए सर कि फेवरेट हीरो अगर आपको बोलना पड़े कोई बॉलीवुड का, कोई एक नाम लीजिए। मेरा फेवरेट आमिर खान था। आमिर खान की फेवरेट मूवी? सरफरोश। गाने बड़े अच्छे हैं उस मूवी के, है ना? और वो नसीरुद्दीन शाह ने भी बड़ी गजब की एक्टिंग की है उसमें। सभी ने अच्छी एक्टिंग। हीरोइन का नाम बोल रहा हूँ मैं, उनकी क्या नाम था उनका? रवीना टंडन नहीं। कुछ और था नाम उसका। वो सरफरोश में जो हीरोइन थी, हैं? सोनाली बेंद्रे। हाँ, सोनाली बेंद्रे। बाद में तो कैंसर हो गया था उनको। कोई डायलॉग याद है सर मूवी का? ना सर, डायलॉग तो याद नहीं है, बट फेवरेट मूवी थी। अभी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो करते होंगे आप? एंटरटेनमेंट में तो अभी क्या, मूवीज सीरीज देख लेते हैं। और ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद है, ट्रैवल बहुत करता हूँ। कहाँ घूम चुके हैं? तकरीबन इंडिया में सभी जगह, नॉर्थ छोड़कर बाकी इधर साउथ वॉथ साइड में तो ज़्यादा घूम लिया। नॉर्थ ईस्ट नहीं गया, नॉर्थ ईस्ट जाने की इच्छा है अभी। पोएट्री? हाँ, पोएट्री नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें? ना। बड़े सादा मिजाज आदमी है सर। पोएट्री पसंद है। पोएट्री पसंद ही नहीं है? पसंद नहीं मतलब कभी इंटरेस्ट नहीं आया। इंटरेस्ट नहीं आया नहीं। कभी तो कुछ तो सुना होगा? ऐसे कहीं अगर शो अगर चल रहा है तो वो देख लेते हैं। जो चीज़ इंटरेस्ट से देखो वो चीज़ पसंद आ ही जाती है। लेकिन पर्टिकुलरली जहाँ के ये देखना है करके नहीं। किसी को तो सुना होगा कभी। पंजाबी आती है आपको? आती है। पंजाबी तो आती होगी। तो बाबा बुल्ले शाह का पढ़ा है आपने कुछ कंटेंट? नहीं, मैं सुनाऊं सर कुछ? बोलिए। बाबा बुल्ले शाह को बहुत पढ़ता हूँ मैं वैसे। अच्छा। उनके एक 4 लाइनें मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा है, पर बुल्ले शाह किसी बंदे दा दिल न ढाना, रब दिलां उते रहंदा है। कितनी अच्छी बात है। मस्जिद मंदिर ये तो पूरी बेजान इमारतें हैं, मगर एक जो जानदार चीज़ है वो तो एक आदमी का दिल होता है, उसे तोड़ने में संदेह नहीं करते। ये सब तोड़ने में तो डिबेट चली जाती है। पढ़ना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं किसी का दिल नहीं टूटे। हाँ, अभी वो तो कोशिश हमेशा रही है। केयरफुल रहना भी चाहिए इस मामले में।
तो कभी जाने अनजाने में हो भी जाता है गलती, हाँ। लेकिन बाद में अफसोस भी बहुत होता है। आपके एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन कैसे हैं आपके? काफ़ी अच्छा। कभी गुस्से में चिल्ला देते होंगे किसी पे? चिल्लाते हैं तो प्यार भी करते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं कि चिल्ला दिया तो उसको मन में एक गिल्ट भी होता है। गुस्सा किया भी तो अपना हाँ। समझ के किया, है ना? काफ़ी साल से मेरे साथ जुड़े हुए लोग, मेरा स्टाफ काफ़ी 20-20 साल के भी हैं, 25 साल से भी जुड़ा हुआ है। अभी कितने लोग काम कर रहे होंगे आपके पास? मेरे कुछ जो काफ़ी साल से हैं वो कोई 5-7 आदमी जो हैं मेरे साथ काफ़ी साल से हैं। बाकी जो है डेली वेजेस वाले या बाकी जो 2 महीने 4 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, वैसे काफ़ी लोग हैं। कोई पॉलिटिकल स्टैंड है आपका? यहाँ पे बिजनेसमैन बहुत बचता है। कुछ ऐसे पॉलिटिक्स की बात आई, चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। सारे अच्छे लगते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना नहीं, पड़ता है सर, बिजनेसमैन के लिए बहुत मैं पॉलिटिक्स तो में सारे अच्छे लगते हैं। मैंने तो यूनिवर्सिटी में कई बार ये कही है बात स्पीचेस में कि अगर देश के पॉलिटिशियन भी बिजनेसमैन जैसे हो जाए ना तो कोई मसला ही नहीं रहेगा, कोई इशू ही नहीं है। सबके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहे हैं, किसी को नाराज नहीं कर रहे, सब खुश, सब चंगा। सारे पॉलिटिशियंस एक जैसे नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस काफ़ी अच्छे भी हैं, और ख़ास करके कर्नाटका के, और उसमें हमारे बीदर शहर के, बीदर जिले के तो पॉलिटिशियंस काफ़ी सुलझे हुए और सही लोग हैं। आपने कभी उनके बारे में सुना होगा कि कभी किसी से गलत या बदतमीज़ी से बात नहीं की किसी ने, और ना ही किसी का उन्होंने दिल दुखाया होगा। हाँ, ये बात तकरीबन है। हमारे ज़िले के सारे पॉलिटिशियंस हम्बल, सिंसियर, समझदार हैं। नेशनल लेवल पे कोई पास्ट या प्रेजेंट में कोई फेवरेट पॉलिटिकल लीडर है आपका? कोई तो फिगर होगा ऐसा। मनमोहन सिंह। एग्जैक्टली सर, यही नाम तो सुनना चाह रहा था। वो उनका याद रहेगा कंट्रीब्यूशन। मनमोहन सिंह जी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी अच्छे थे। अटल बिहारी वाजपेयी, ही वाज आल्सो गुड लीडर। अभी हाल फिलहाल में भी हैं बहुत सारे जी, मनोज तिवारी हैं, बहुत अच्छे हैं। काफ़ी हैं जो, लेकिन हमारे साथ जो संबंध है वो कर्नाटकन पॉलिटिशियंस के हैं। हाँ, सेंट्रल में मतलब तो कभी- रिलेशन है ना, हाँ, हमारे जिले के तकरीब पॉलिटिशियन के साथ, सबके साथ सबके साथ है। हेलो हेलो तो सबके साथ है, सब। यहाँ रिजॉर्ट में काफी सारे पॉलिटिशियंस हाँ रुकते जी। भी होंगे शायद इलेक्शन के वक्त में। कुछ इलेक्शन वगैरह में कुछ रहा तो आते हैं सब लोग। फंक्शंस वगैरह में भी, किसी के फंक्शंस में भी आते रहते हैं। क्या चीज़ होती है सर बिजनेसमैन का ना, ये मैंने कई बार सुना है कि पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किस पॉइंट पे आपको कब उनकी ज़रूरत पड़ जाएगी बोल नहीं सकते। आप महसूस करते हैं कि हाँ पॉलिटिकल सपोर्ट लगता है थोड़ा बहुत? देखो, इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है, पॉलिटिशियन हो या डिप्लोमेटिक हो, ऐसे डिप्लोमेट की ज़रूरत नहीं है, इंसान को इंसान की ज़रूरत है। और हम अच्छे तो सारा जग अच्छा। इतना सर आपकी इतना डिप्लोमेट हाथ में नहीं देखा मैंने, मतलब कहीं तो कोई पॉइंट दीजिए। सबका साथ सबका विकास, असल लाइन तो आप पे सूट हो रही हम है। अच्छे तो सारा जग अच्छा, हम बुरे तो सारा जग बुरा। अच्छा, कम से कम ये तो बता दीजिए सर कि अगर विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट कहीं पे कुछ तो प्रॉब्लम होती होगी एक बिजनेसमैन को। प्रॉब्लम क्यों आनी चाहिए? मैं बता रहा हूँ ना, जब हम अच्छे तो सारा जग अच्छा, तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए कोई भी। हम अगर अच्छे हैं, हमारा काम अच्छा है, देखो ज़रूरत आती है तो हम लोग जब जाते भी हैं, जब अगर हम अच्छे होंगे, हमारा काम अच्छा होगा तो सपोर्ट भी मिलेगा। जब हमारे काम अच्छे नहीं होंगे, हम अच्छे नहीं होंगे, तो कोई पॉलिटिशियन या कोई डिप्लोमेट सपोर्ट भी नहीं करेगा। हमारे काम सही साट होंगे तो सब सपोर्ट भी करेंगे। अच्छे काम के लिए कौन मना करता है? और बुरा काम कोई करना भी नहीं चाहता आज के ज़माने में। बिल्कुल। पंजाबी खाना या साउथ इंडियन खाना? दोनों। सर यहाँ पर भी डिप्लोमेटिक बन रहे हैं आप। नहीं, दोनों है, लेकिन साउथ इंडियन खाना में लेकिन मज़ा भी आता है। ज्यादा प्रीफर करते हैं? हाँ, बाहर जाता हूँ तो साउथ इंडियन मिल्स ही ज़्यादा खाता हूँ मैं। हैं? हाँ, मेरे को बहुत पसंद आता है। सर पंजाबी लोग का खाना तो सर क्या बात कर रहे हैं आप, नहीं। पराठे, ओह। वो तो घर पे हमेशा खाते हैं और अच्छा भी लगता है, लेकिन जब बाहर ट्रैवलिंग पे रहता हूँ तो साउथ इंडियन मील प्रेफर करता हूँ। पहले लाइट वेट होती है ना बहुत। हाँ। इसीलिए दिक्कत नहीं रहती पेट में कुछ, बाकी और अच्छा भी लगता है वो। मेरा पूरी जिंदगी में एक ही पंजाबी दोस्त रहा है मेरा, वो अमृतसर में रहने वाला है, यूनिवर्सिटी में क्लासमेट था मेरा। अच्छा। मैं कभी वो बहुत बोलता था सर कि मेरे घर पे ये बनता, पराठे बनते हैं, ये वो, मेहमान नवाजी की तो मैंने बहुत सुना।
ये बात भी सुनिए कि पंजाबी के घर अगर कोई आए ना भूखा तो वो खाली पेट नहीं जाता, सही बात। है ना। मैं ये पता नहीं किसने कही थी ये बात, बड़ा फेमस कोट है कि जब तक इस देश में गुरुद्वारे हैं ना कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा। ये हमारी प्रथा है, गुरु नानक देव जी के चलाया हुआ लंगर है, कई सालों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये तो जो समाज का सेवा है, और अभी तो हर समाज में आ रही है ये चीज़। ऐसा नहीं कि एक ही समाज कर रहा है, हर समाज भी कर रहा है, अभी आगे बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है। ये मतलब भूखे को खाना खिलाना ये बहुत बड़ा सवाब का काम होता है। आप अभी चैरिटी के लिए यही करते होंगे शायद। चैरिटी तो करना भी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि खाना ही खिला दें। चैरिटी हर कई प्रकार की होती है, किसी की मदद कर लो ज़्यादा अच्छा है। तो आप कहाँ करते हैं चैरिटी? हालांकि बतानी नहीं चाहिए, बिल्कुल, नेकी कर दरिया में डाल, वैसे ही समझ लीजिए, उसको गुप्त ही रहने दीजिए। अच्छा सेक्टर बता दीजिए कि आपको लगता है कि हाँ समाज में यहाँ पे ज़रूरत है, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ तो सही रहेगा। देखो, जो मेरे आसपास हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले मैं उनकी मदद कर लूँ या उनकी मदद करूँ, यह सबसे बड़ी चैरिटी है मेरी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर। अगर इनका जो बोलते हैं ना, जब अपना घर ही सूखा सूखा है तो बाहर जाके मैं हरियाली करूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। आसपास के जो हैं मेरे अपने खुद के परिवार वाले हैं, या मेरा स्टाफ है, या मेरे दोस्त हैं, पहले मैं इनके काम आ जाऊँ, ये उसके बाद ही फिर मैं बाहर के बारे में सोच सकता हूँ। ये थॉट बहुत अच्छा है सर। एक्चुअली मैं बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम भी मुझे ये सिखाता है कि ज़कात का जो सिस्टम है ना, कि मुझे अपनी कुल आमदनी में से कुछ हिस्सा निकालना है लोगों की मदद के लिए। उस हिस्से पे पहले जो हकदार है वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, उसके बाद मैं बाहर जाऊंगा। सही बात। तो पहले ये बहुत अच्छा थॉट है सर कि ये सर्कल को हम लोग पहले फुलफिल कर लें, फिर बाद में सर्कल के बाहर की देखी जाएगी। वही होना चाहिए। हाँ, अपना घर सूखा रख के बाहर हरियाली करने का क्या फ़ायदा, वो दिखावा हो जाएगा। हाँ। दोस्त वगैरह हैं आपके? बहुत है। कभी ऐसा होता है कि क्योंकि देखिए जो जिस आदमी के पास पैसे बहुत होते हैं ना, दोस्ती बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है लोगों से, क्योंकि पता नहीं चल। एक मेरे टीचर एक बात कहा करते थे कि आपका भी जेब है ना सर, लेफ्ट साइड में है, वहीं पे दिल भी होता है, तो किसकी नज़र दिल पे होती है किसकी जेब पे होती है पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे दोस्त है ही नहीं मेरे, सब दिल वाले हैं। कभी तो किसी ने तो फायदा उठाया होगा। नहीं, किसी ने नहीं, सारे वो दोस्त खड़े उठा रहते भी हैं। लिया होगा तो वो इग्नोर करने वाली बात है। जब दोस्त है तो फिर वो फ़ायदा उठाया तो अपना ही दोस्त है ना, हाँ, वो बाहर वाला तो नहीं उठा रहा है। ये बात भी है। आपकी वाइफ को कोई शिकायत है आपसे? हर वाइफ को होती है, एक बिजनेसमैन से तो और ज्यादा होती है। सभी को होती है। बिजनेस को सौतन मानती है बिजनेस सारी को नहीं, महिलाएं। टाइम टेबल पे थोड़ा होता है, खाना हाँ। जल्दी नहीं खाते, टाइम पे नहीं खाते, चिंता होती है उनको, शिकायत नहीं, चिंता होती है। ये इतना बड़ा रिजॉर्ट है आपका, बड़ा अच्छा अच्छा खाना बनता होगा, टिफिन घर से लाते होंगे आप, टिफिन मेरा घर से ही आता है है ना? ये बात मुझे कैसे पता? मुझे आइडिया नहीं है। क्योंकि आपका चेहरा बता रहा है सर। नहीं, एक्चुअली कि मैं और मेरे बेटे का खाना घर से ही आता है, क्योंकि क्या है, फिर हम लोग अगर घर से खाना नहीं आएगा तो वाइफ फिर अकेले, वो भी अपने अकेले के लिए कुछ खाना नहीं बनाती, वो भी फिर क्या एक के लिए क्या बनाना है, कुछ भी बना के खा लेंगे, ऐसा हो जाता है, वो अवॉइड हो जाता है। तो इसलिए फिर सबका खाना साथ में बनता है, तो बस उन्हें खुश उसी रखने की के वजह लिए से आप नहीं, भी। खुश रखने के लिए करके हाँ। नहीं, हमारी हेल्थ भी ठीक होती है, हाँ ये बात। और वो भी कि सब लोग मिल के खा सकते हैं। या तो फिर क्या आदमी थोड़ा सा ना लेजी हो जाता है कि अरे एक के लिए क्या बनाना है, कुछ भी बना के खा लेंगे, ऐसा हो जाता है। अभी प्राइम फोकस किस चीज़ पे है एसआरएस ग्रुप का? जैसे इतने सारे बिजनेसेस हैं आपके। हमारा प्राइम फोकस अभी रिजॉर्ट के ऊपर है, रिजॉर्ट के ऊपर और इवेंट इंडस्ट्री पे हमारी। ये अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, इस रिजॉर्ट के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए आप। हमारा रिजॉर्ट जो है 24 रूम्स प्रॉपर्टी है। 24 रूम्स? हाँ जी। ओके। और रेस्टोरेंट है, रेस्टो बार है, बैंकेट हॉल, लॉन, स्विमिंग पूल, जिम, कॉफ़ी शॉप, कबानास, और हम अभी 20 रूम का हमारा जो है एक्सपेंशन के लिए रूम्स रेडी हैं। जैसे अच्छा रिस्पांस मिलता है, आगे साल 1.5 साल में हम लोग उसको भी फिर इसी प्रॉपर्टी में एक्सपेंड किया? इसी प्रॉपर्टी में एक्सपेंड करेंगे। कितने एकड़ का लैंड होगा ये? 2 एकड़ में है। 2 एकड़ में? हाँ जी। अच्छा, इसमें अगर मैं आऊँ कभी और मुझे यहाँ पे रुकना हो, ठहरना पड़े, तो कितना मुझे स्पेंड करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली?
ये हमारा एक rough figure बता बेस दीजिए। बेस रेट जो है हाँ 3600 प्लस टैक्स। ओके तो ये जो है नॉर्मल रेट चलता है। अब ये अप डाउन आजकल क्या है, ऑनलाइन की वजह से रेट अप डाउन होते रहते हैं। 3600 से लेके 5000 तक भी चले जाते हैं, 5500 तक भी चले जाते हैं। 3600 से तो नीचे नहीं आते रेट, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। ज़्यादातर कस्टमर्स कहाँ से आते हैं? ज़्यादा हमारे पास तेलंगाना से है और महाराष्ट्र से भी है। और अभी जो गुरुद्वारे आते हैं बाहर से जो यात्रु, वो रिजॉर्ट देख के, जिनको गुरुद्वारा में नहीं रुकना है, वो भी काफ़ी लोग दिल्ली पंजाब से भी आके यहाँ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से भी आके रुकते हैं। वीकेंड में तो ज़्यादा हैदराबाद और उदगीर का क्राउड ज़्यादा है। किसी कोई दिमाग में कोई ऐसा प्लान है सर जिसे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं आप, ये देखिए, इन बिजनेस के अलावा भी? बिजनेस के साथ साथ मेरा एक इंटेंशन है कि इधर का टूरिज्म बढ़े। टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारी ग्रोथ भी होगी। एमपी एमएलए के साथ कभी बात हुई इस विषय पे? हाँ, उनको हमने बोला हुआ है, वो लोग हाँ। वो भी कोशिश कर रहे हैं। अभी पीछे मैं 25 तारीख को बेंगलोर गया था, 26, 27, 28 को कर्नाटका जो है गवर्नमेंट ने एक एक्सपो ऑर्गेनाइज किया था, काइट करके, ओके कर्नाटका इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपो, टूरिज्म एक्सपो। काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। हम लोग 3 दिन अटेंड करके आए हैं। हमारा भी एक स्टॉल वहाँ पर था। ओके तो फॉरेनर्स भी, इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंट्स भी आए थे काफ़ी, और काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्सपो था। गवर्नमेंट ने, सीएम ने इनॉग्रेट किया था उसको, और क्लोजिंग डिप्टी सीएम ने किया इसका। ओके और काफ़ी अच्छी एंट्रीज रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये कर्नाटक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएट था, और इससे खुशी हुई कि हमको, कि हमारा एक उसमें स्टॉल था, और हम लोगों ने भी काफ़ी लोगों से मुलाकात की। काफ़ी लोगों ने हमारे पास इंटरेस्ट भी दिखाया है। तो इसमें से एक आधा हमारे पास अभी रिसेंटली एक बुकिंग भी कंफर्म हुई इंटरनेशनल ग्रुप की। तो वो भी मेरे ख्याल से जल्दी, स्पेन के गेस्ट हैं वो आएंगे हमारे पास। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है सर, क्योंकि आप जहाँ पर पले बड़े हैं वहाँ के हित के बारे में आप सोच रहे हैं। मगर टूरिज़्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है बिदर में, जो अक्सर डिस्कस नहीं किया जाता है, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि डिस्कस ही किया जाता है, एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे ज़ीरो है। ये बहुत समय से मैं सुनते आ रहा हूँ कि टूरिज़्म पे काम होगा। हालांकि कई बार मैंने सवाल भी किया सत्ता पक्ष को इस चीज़ को लेकर के, मगर ध्यान नहीं दिया जाता है। देखो, ये बिदर खूबसूरत है सर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत अगर इसे टूरिज्म एस्पेक्ट से देखा जाए ना, तो इट्स अ बिग रेवेन्यू। भी। इस टूरिज़्म के लिए एक्चुअली क्या है, पब्लिक को भी इंटरेस्ट बताना चाहिए। एग्जैक्टली। पब्लिक ने आज तक कभी टूरिज्म के ऊपर सवाल नहीं किया। पॉलिटिशियन का अकेले का काम नहीं है ये। पब्लिक का भी, देखिए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए इशू बना देते हैं आप, धरने पे बैठ जाते हैं। टूरिज्म के लिए क्यों नहीं करते? सर एक्चुअल में दिक्कत ये है ना कि जब नाली, सड़क, पानी, ये सुविधाओं से आदमी बाहर निकलेगा, तभी तो इन सब चीज़ों पे फोकस करेगा, और यही सुविधाएं हमारे देश में आज तक सही नहीं मिल पाई हैं। बीदर शहर में मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, पानी, सड़क जी, ड्रेन ऑलमोस्ट बहुत अच्छे हैं दूसरे शहर से मुकाबले में। ये 100% पे कभी जा ही नहीं सकता सर। नहीं, 100% देखो, आपका इंडिया में शायद कोई सा भी शहर नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग फिर भी फार बेटर हैं। हाँ, बेटर तो है। हमारी सड़कें सारी 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट की हैं। 60 फीट से नीचे कोई सड़क नहीं है। अच्छा, आप उनसे मिले हैं? वो एक ब्यूरोक्रेट आए थे यहाँ पे, क्या नाम था उनका? हर्ष गुप्ता जी, बहुत अच्छी तरह उनका कहा जाता है कि बहुत कंट्रीब्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर में। जी। आप उनसे तो मिले होंगे, उनके वक्त में थे होंगे हाँ आप। जी, तो क्या कैसा रहा था रवैया उनका? काफ़ी अच्छे ऑफिसर थे। हाँ। आज उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की सोच है, विदाउट एनी कंपनसेशन हमारा शहर डेवलप हुआ है। और उस टाइम पर जो काम हुआ है, जो 5 साल में होने का काम 2 साल में हुआ है। स्पीड और एक्यूरेसी, और आप ये कह लीजिए कि 1 करोड़ के काम में 1.5 करोड़, 1 करोड़ के ऐसे में 1.5 करोड़ का काम लिया उन्होंने। मतलब 100% आपका जो है पैसा यूटिलाइज हुआ है, और समय के टाइम पर जो है, कहते हैं ना, जैसे कंप्लीट हुआ है सारा काम। टूरिज्म को लेके कोई तो रफ प्लान आपके पास होगा कि हाँ पर्टिकुलरली यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये इस चीज़ पर फोकस किया जाता है? टूरिज्म हमारा अभी जो फोर्ट है जी,
इतना प्यारा फोर्ट है, मोहम्मद गवान मदरसा है, अस्टूर टॉम्स हैं, हाँ। और जलसंगी में भी एक काफ़ी अच्छा मोनूमेंट है, चौबारा है, हमारा बीदरी आर्ट है, बिल्कुल। और भी हमारे काफ़ी मोनूमेंट्स बीदर शहर में हैं, बीदर जिले में भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। अभी एक नवा आ रहा है अनुभव मंडप बसो कल्याण में, वो भी 600 करोड़ प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा। उसका पैसे का नहीं है, उसका महत्व है कि हमारा जो वर्ल्ड के फर्स्ट पार्लियामेंट है, एग्जैक्टली। और जो अभी बन रहा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी वेल डिज़ाइंड है। उसको देखने के लिए मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड से लोग आएंगे, और जब वो शुरुआत हो जाएगी उसकी, तो बीदर का टूरिज़्म अदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी हमारा बहुत ज़्यादा रहेगा। एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा? बहुत होगा। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो है टूरिज़्म भी बहुत जनरेट होगा। एग्जैक्टली। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसा मेरा रिजॉर्ट है और 10-15 रिजॉर्ट ऐसे और अच्छे से अच्छे, मतलब हेल्दी, जैसा मेरा जो है रिजॉर्ट में 4 स्टार कैटेगरी तक मैं हूँ, लेकिन मैं 7 स्टार की फैसिलिटी देता हूँ, लोगों को पसंद भी आता है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग 5 स्टार लेकर आएँ, 8 स्टार की फैसिलिटी दें, और 10-15 रिजॉर्ट या होटल्स अच्छे आएँ, एक हब बन जाए यहाँ पर। एक हब बन गया तो लोग आएंगे। अभी काफ़ी जगह देखिए अब फैसिलिटी नहीं होता है ना, तो लोग कम आते हैं। जहाँ पर चॉइस बढ़ जाती है लोग बढ़ जाते हैं वहाँ पर। बिल्कुल। तो लोगों का अभी जैसे दूसरे बोलते हैं कि नहीं एक आ गया तो दूसरा नहीं आना है, मेरी सोच वैसा नहीं है। मतलब एक आए तो 15 और आए, हेल्दी आए और मेरे से अच्छे आए। तो हम जब उनसे कॉम्पीट करेंगे, लोग भी जब आएंगे तो उनके पास भी चॉइस मिलेगी कि अरे नहीं ये इसमें रहना है, इससे तो इससे इनपुट बहुत बढ़ेगा, टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। अभी है कंपटीशन आपका? कंपटीशन है मगर हेल्दी नहीं है। हेल्दी नहीं है? हेल्दी नहीं है मतलब टांग पकड़ के खींचने वाली बात है? नहीं, खींचने वाली बात नहीं है। वो कैटेगरी वाले नहीं है, छोटे छोटे आ रहे हैं, मतलब स्टार कैटेगरी में नहीं है कोई। ओके। कैटेगरी में जब देखिए आजकल हर एक को स्टार चाहिए फैसिलिटी। कोई भी आजकल बिजनेस क्लास से अबव होटल चाहता है, इकोनॉमी होटल कोई भी रहना नहीं चाहता। तो मेरे सबसे यही है कि बेटर है कि जितना हो सकता है बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी होनी चाहिए बीदर में। बिजनेस टाइकून इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्या बीदर में? कोई अप्रोच हुआ आप तक? देखो टाइकून को लाना चाहिए, लाना पड़ता है, अपने आप नहीं आते कोई भी। आप उनको फोकस बताइए, आएंगे जरूर। आपकी हुई बात किसी से? मैं इस मामले में काफी छोटा हूँ। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ कि जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं बीदर के शहर के जी, वो लोग कोशिश करें, और वो लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर एक है, कुछ नवा करने की ख्वाहिश नहीं है, जो किया उसी के पीछे भागना है। कॉपी कैट, भेड़ की चाल जिसको बोलते हैं, एक मुहावरा है तो कि जो जहाँ पे जा रहा है उसके पीछे कुछ नवा करो। आज नहीं कल उसका फल मिलेगा, ग्रोथ भी आएगी। हमारी ग्रोथ के साथ साथ शहर की ग्रोथ होगी, जिले की ग्रोथ होगी, हमारे बच्चों की ग्रोथ होगी। मैं तो ये भी देखो ये बोलता हूँ कि बीदर में अपॉर्चुनिटी नहीं रहने की वजह से शहर के कोई यूथ रहना नहीं चाहता बीदर में। अभी ये जो स्पीड अगर रही, आने वाले 5 साल में खाली यहाँ पर बुजुर्ग रहेंगे, यंग जनरेशन कोई नहीं रहेगी। यंग जनरेशन तो माइग्रेट कर रही है, सारे माइग्रेट हो जाएंगे। और जब एक दिन ऐसा लगेगा वो बुजुर्गों को कि अरे मैंने अपने बच्चे को क्यों पढ़ाया, जब मेरे बुरे वक्त मेरे साथ ही नहीं है तो मैंने इसको क्यों पढ़ाया, क्यों लिखाया। देखो हर इंसान जो है ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और मेरी आगे जब मेरा बुढ़ापे का सहारा बने और मेरा परिवार का सहारा बने। हर एक की ख्वाहिश होती है ये। बिल्कुल। जब वो बच्चे साथ भी नहीं होंगे, और उनकी भी मजबूरी है, बच्चे भी क्या करेंगे, उनकी यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, पढ़ लिख के पीछे ही तो जाएंगे वो, वरना उनके एजुकेशन का क्या फायदा? एजुकेशन जो लिया है तो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ही वो। बिल्कुल। तो ये कमी तो हमारे शहर में है, और आने वाले 5-7 साल में मुझे लगता है कि खाली ये बुजुर्गों का शहर रहेगा, बच्चे मुश्किल से मिलेंगे आपको। इट्स अ बिग कंसर्न अगर देखा जाए तो। और ये होगा, आप देख लीजिएगा, ये मेरे वर्ड्स हैं, 5-10 साल में आप देखिए। भविष्यवाणी कर रहे हैं आप 5-7 साल में? भविष्यवाणी नहीं है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। अपॉर्चुनिटीज़ कम है काफ़ी। देखिए आप पढ़ लिख कर अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती यहाँ पर शहर में, आप क्या करोगे? बाहर ही जाओगे। अब उनको बाहर से वापस लाने का क्या तरीका है वो देखना है कि हमारे जो है पॉलिटिशियंस हो या ब्यूरोक्रेट्स, उनको मेरी भी अपील है कि ऐसा कुछ करिए कि हमारे बच्चे जो है पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर
और कहीं बाहर बॉम्बे में काम करते हैं, उनको इच्छा हो कि वापस नहीं हमारे शहर जाके काम करेंगे, हमारा शहर डेवलप होगा। अगर बिदर के यंगस्टर्स सुन रहे हैं तो ये लोग ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो लोग भी बाहर रह के काम कर रहे होंगे सर, मैं खुद भी घर से अपने दूर हूँ, तो मुझे याद है जब मैं 2019 में पहली बार हैदराबाद गया था, एक तो नया नया 12th स्टैंडर्ड मैंने पास किया, ग्रेजुएशन के लिए मैं वहाँ पहुँचा हूँ हैदराबाद। वहाँ पहुँचने के बाद भी जो सैलरी मुझे मिलती थी वो रेंट में आधा चला जाता था, बाकी जो आधी सैलरी बचती थी पार्ट टाइम जॉब करके, तो टोटल 6,000 रुपीज़ मुझे मिलते थे। उसमें से मुझे अपना बस का खर्चा भी देखना है, और साथ ही में मेरे कॉलेज की फ़ीस भी थोड़ी सी उसमें मुझे एडजस्ट करनी है, और दिन भर का खाना भी देखना है, और बाकी जो बुक्स वगैरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी देखने हैं। तो कभी कभी मैं दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खा पाता था, तो रात में सर जब फ़ोन आता था ना मम्मी का, तो और सामने से पूछती थी कि खाना खाया है कि नहीं, तो झूठ बोलते हुए ना ज़बान लड़खड़ाती है बहुत। तो ये जो है ना कि घर बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, कमाने के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। और जितने भी यंगस्टर्स अगर सुन रहे होंगे, ये आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग आपने जिनको वोट किया है उनसे आप इस चीज़ का मुतालबा करें, इस चीज़ की डिमांड करें कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आपको वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही जो आप डिज़र्व करते हैं, जबकि सारा जो गवर्नमेंट है वो आप ही के फादर के, आप ही के पैसों के दिए हुए टैक्स की वजह से तो चल रहा है। ये बात आपने बहुत सही बोली सर कि पब्लिक भी तो डिमांड नहीं करती है, सिर्फ पॉलिटिशियन से तो एक तरफा प्यार तो नहीं पब्लिक चलेगा। का भी फर्ज है ना। देखिए कुछ जो यंग बच्चे हैं उनका भी फर्ज है कि वो अपने शहर आए, यहाँ कुछ अपना काम स्टार्ट करें। देखिए जब ऊपर वाला देता है ना, आपको जगह नहीं देखता, कहीं भी दे देता है। ये नहीं कि आप बेंगलोर में बैठे हो तो ही मिलेगा या हैदराबाद में बैठेंगे तो। आपका नीयत और मेहनत अगर सही हो तो आपको गांव में भी दे देगा, बिल्कुल, अपने शहर में भी देगा। और सर तो आप कोशिश ही नहीं करते। बिदर की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम लोग अभी फिलहाल पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जो आईटी हब बनने जा रहा है हैदराबाद, उससे हम लोग बहुत नियरेस्ट हैं, तो एक अल्टरनेटिव विकल्प भी बिदर हो सकता है, प्रोवाइड किया जा सकता है। कोविड में वर्क फ्रॉम होम चला, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है काफ़ी अच्छा उनको परफॉर्मेंस मिला वर्क फ्रॉम होम से, बहुत, कोई कंपनी नुकसान में नहीं गई। वर्क स्पेसेस की जगह भी बच गई। हाँ जी, तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल, दोबारा यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ आईटी सेक्टर भी स्टार्ट हो सकता है, कोई कंपनी स्टार्ट हो सकती है, कोई क्लस्टर स्टार्ट हो सकता है, बहुत कुछ है। हमारा एग्रीकल्चर लैंड भी काफ़ी अच्छी है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है और गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी इतनी है एग्रीकल्चर के ऊपर, आपको लोन्स अच्छे मिल रहे हैं, फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, टेक्नोलॉजी है। आप अपनी खेती बाड़ी छोड़ के बाहर जा रहे हैं, खेती बंजर पड़ी हुई है, उस पर भी काम कर सकते हैं। आई एम ग्लैड सर आप मतलब इन सब चीज़ों पे आप बात कर रहे हैं, बीइंग ए बिजनेसमैन, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको तो बस अपना फायदा देखना चाहिए, मगर इन चीज़ों पे जब आप बात कर रहे हैं तो ये इट शोज के जेन्युइन कंसर्न है आप में। देखिए बिदर को मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा छोड़ के जाए। मुझे कंसर्न होगा, मैं बोलता हूँ हर माँ बाप का कंसर्न होना चाहिए कि उसका बेटा या बेटी उसको छोड़ के नहीं जाए, वो यहाँ पर रहे, साथ में रहे, साथ में काम करे, सुख दुख के साथ ही रहे एक दूसरे को। अब क्या करेंगे सर माँ बाप भी, क्योंकि अगर घर का चूल्हा जलाना है तो बच्चे को तो जाना पड़ेगा दूर। नहीं, वो उसके लिए मतलब आने वाले कुछ समय में शहर खाली हो जाएगा। जब आपने ये डिस्कशन शुरू किया तभी मुझे लगा सर कि जो आपकी दूरअंदेशी जो है काफ़ी हद तक सही साबित हो रही है, क्योंकि बिदर में जो बिजनेसेस हैं लोकल, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कोई कपड़े की शॉप डाल लेगा, कोई चप्पल बेच लेगा, या कोई इलेक्ट्रिशियन वगैरह का काम सीख लेगा, या अगर किसी को स्मॉल स्केल बिजनेसेस डालने हैं तो जो सैनिटाइजर्स होते हैं वो बेच लिए, या वो हार्डवेयर की दुकान डाल ली। उसके अलावा क्या करेगा सर? हमारे पास स्किल में बहुत अभी स्कोप है। हम लोग बाहर सीखते हैं, बाहर ही सेटल हो जाते हैं। हमारे पास टेक्नीशियंस की बहुत रिक्वायरमेंट है। टेक्नीशियंस लाइक व्हाट? एसी टेक्नीशियंस हो गए, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस हो गए, प्लम्बिंग टेक्नीशियंस हो गए, काफ़ी हर सेक्टर के टेक्नीशियंस हैं जो स्किल में हैं। इनकी काफ़ी डिमांड है। मैकेनिकल है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं तो घर आने का मन नहीं करता, क्योंकि सिटी की लाइफ जो एक बार सेट हो जाती है उसको ऐसा लगता है
क्या करना है यार, छोड़ो अभी यहीं रहेंगे। अगर यही स्किल हम यहाँ पर दें, हम यहाँ ट्रेन करें बच्चों को, तो उनका मन यहाँ रहेगा और उनको अपॉर्चुनिटी भी यहाँ मिलेगी। और जब स्किल जब यहाँ मिलेगा तो आपको हैंडसम पैसा भी यहीं रोटेट होगा। ये जो कंसर्न आप शो कर रहे हैं सर, आपके बच्चों ने कभी ये बात कही है क्या कि वो चले जाएंगे? ना, नहीं, उनको तो मैंने सेटअप करके दिया हुआ है सारा कुछ। हाँ, ये मेरे पास ना कुछ एक घटना समझ लो या कुछ, एक काफ़ी मेरे जानने वाले थे, बुजुर्ग हैं, वो एक दिन बीमार हो गए, काफ़ी बीमार हो गए, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया किसी ने। तब डॉक्टर ने उनको बोला कि रात में उनको यहाँ एडमिट करना पड़ेगा, जो भी घर वाले हैं या कोई है उनको बुला लीजिए, रात में उनको यहाँ पर स्टे करना पड़ेगा। तो मैंने पता किया तो बोले घर पे तो कोई नहीं है, बच्चे पूरे बाहर जॉब करते हैं, और इनकी जो वाइफ है वो भी गई हुई हैं किसी एक बच्चे के पास, ये अकेले थे यहाँ पर। और उस रात जो है उन पिता के ऊपर क्या बीती होगी कि मेरे जब मैं ऐसे इस हालत में हूँ तो ना मेरा कोई बच्चा मेरे साथ है, बच्चे की ना सबसे कोई ज्यादा परिवार मेरे जरूरत साथ है। है। तो वो सोच रहा होगा कि भाई ये मैंने जो पढ़ाई लिखाई करवाई बच्चों की, न मेरे काम तो नहीं आई। देखिए, हर इंसान खुदगर्ज होता है, माँ बाप भी खुदगर्ज होते हैं कि बुजुर्ग जब बुढ़ापे में उनका सहारा अपने बच्चे बने, वो भी खुदगर्ज है। बच्चे भी खुदगर्ज हैं कि भाई हम जब पढ़ लिख गए तो हमारा अपना ज़िंदगी है, हम अपनी कुछ करेंगे। लेकिन अगर वो खुदगर्जी अगर यहीं पर ही आपको, जहाँ पढ़े लिख रहे हो आप, वहीं पर ही अगर काम आ जाए तो सबके लिए अच्छा है। वो अपनी खुदगर्जी, माँ बाप के अपने साथ, बच्चों के अपने साथ, एक दूसरे का सहारा। इंसान तो है खुदगर्ज सर, हर किसी को अपने मतलब से मतलब है। सही है सर, क्या ही किया जाए। हालांकि जैसे हाँ डिस्कशन एक वक्त पे चल रहा था कि हर इंसान को दूसरे इंसान के काम आना चाहिए, वो तो ज़रूरी है, मगर इंसानियत ही नहीं है। नहीं तो गिव एंड टेक वाला मामला हो जाता है। देखिए, गिव एंड टेक तो हम लोगों ने बना लिया है, लेकिन गिव एंड टेक में भी बात तो वही है कि एक दूसरे का सहारा ही है। पहले निस्वार्थ होता था, अब स्वार्थ के साथ है वही, अभी स्वार्थ के साथ है। पहले निस्वार्थ, मतलब आप मेरे काम आओगे तो मैं, पहले ऐसा नहीं था, आप मेरे काम आओ मत आओ, मैं एक दूसरे के काम आऊँगा। अभी लोग पहले सोचते कि तुम मेरे क्या काम आओगे, लेकिन किसी को क्या पता कौन किसके काम आने वाला है, कब आने वाला है, ये तो किसी को नहीं पता। प्रे करते हैं आप, जब ऊपर वाले से कुछ मांगना होता है तो क्या चल रहा होता है दिमाग में? मैं तो हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूँ, सारे संसार को अच्छे से रखे। अपने फैमिली के लिए? फैमिली के लिए तो मानते जो है, सबके लिए तो अच्छा ही मांगना है। अभी लाइफ का सबसे बड़ा फियर क्या है आपका? फियर ये है कि हमारा जो शहर है वो जहाँ पर है उसके नीचे नहीं आए, उससे ज़्यादा तरक्की हो, हमारा जिला इससे ज़्यादा तरक्की हो, इसके नीचे नहीं जाए। ये जो डाउनफॉल चलेगा ये हम सबके लिए बर्बादी का है। जितना बढ़ता रहेगा वो सबके लिए अच्छा है, हम सब खुश रहेंगे। ये एक्चुअल में एक पूरी की पूरी ना चेंज शुरू होनी चाहिए सर, और मैं कोशिश करूँगा कि ये हो। जो आपने इशू उठाया है ना, बाहर क्यों जा रहे हैं, यहीं पे तो हो सकता है बहुत कुछ। आप यहीं पे पढ़े हो, यहीं पे पले बड़े हो। एजुकेशन में जब हम लोग इतना आगे जा रहे हैं, हर कोई एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, मगर एजुकेशन हासिल करने के बाद यहाँ के तो रहे ही नहीं, उनको तो कहीं और जाना पड़ रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, बहुत मगर अच्छा। फायदा क्या उसका? जो यहाँ से तालीम हासिल कर रहा है तो गया। तालीम हासिल करो, लेकिन अपने शहर के लिए भी कुछ करो। एग्जैक्टली, ज़रूरी है। देखो, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% जो है यहीं पर ही रहो। जहाँ पर समझो परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बाहर जाए एक रहे, और वो भी हेल्दी रहे, जो यहाँ पर है जो बाहर है वो भी हेल्दी रहे, और उसका भी बिजनेस अच्छा रहे, इसका भी जॉब अच्छी रहे, इसकी भी हेल्दी रहे, दोनों की इनकम अच्छी रहे, दोनों भी खुश रहे। कंपैरिजन दोनों से करोगे, बाहर जो गया वो भी अच्छा, मतलब जो बीदर में रह के कमा रहा है वो भी अच्छे से कमाए, ये कंपैरिजन फिर मज़ा अलग ही रहेगा। कि फिर कंपटीशन बढ़ेगा कि अरे तुम वहाँ रह के क्या कर रहे हो और मैं यहाँ रह के क्या कर रहा हूँ।
तो जब मज़ा आता है कंपटीशन का, जब वो कंपटीशन आएगा तो लोग अपने आप शहर में रह के काम करेंगे। थॉट्स तो आपके बहुत अच्छे हैं सर, ये चीज़ तो मैंने नोटिस की। हालांकि हर चीज़ को डिप्लोमेटिक बनाने की कोशिश करते हैं आप, बट स्टिल जो मन में वो बोलते हैं। आप हंसते भी नहीं है खुल के? कभी तो ऐसे नहीं, होगा नहीं। थाड़ थाड़ के मार नहीं, वो नहीं आता। अभी आई थोड़ी सी। अभी ये इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं सर। मुझे मान लीजिए कोई प्रोग्राम करना है, कोई इवेंट करना है, तो कैसे मैं अप्रोच करूंगा और क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, और सारे ग्रुप जो है वो मुझे कैसे हेल्प कर सकता है इसमें? हम लोग आपके जो इवेंट होगा, इवेंट के हिसाब से हम सारा ऑर्गेनाइज करके देते हैं आपको। जिस और- तरह का इवेंट होगा। हाँ, जिस तरह का इवेंट होगा हम सब आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करके देते हैं। और कोशिश ये रहती है कि आप आराम से रहें, सारी तकलीफ़ें हम उठाएं। कि बस आप आओ, प्रोग्राम हाँ, करके निकल जी। जाओ। कुछ स्पेशलिस्ट होंगे आपके पास इवेंट मैनेजमेंट वाले? काफ़ी हैं। आपकी और- फैमिली से है कोई? नहीं, फैमिली में और मेरे बेटा देखते हैं। हम साथ में हम्म। लोकल हमारे वेंडर्स हैं, उनको Okay. साथ में लेके करते हैं। और वो अभी बीदर में काफ़ी स्कोप चल रहा है इवेंट मैनेजमेंट का, और काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। अलग अलग लोगों ने अपना अपना कंपनी खोल रखा है। मैं तो चाहता हूँ कि और इसमें लोग इन्वॉल्व हों, तो जो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाए। और इसमें भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, ये भी पोटेंशियल बहुत है, और एम्प्लॉयमेंट वाला जनरेशन वाला बिजनेस है। तो इसमें और कुछ लोग आ जाएंगे, जो हमारा ट्रेंड चेंज होगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस यहाँ पर पोटेंशियल अच्छी आएगी। आप एग्जैक्टली इसके थ्रू लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? डेफिनेटली। जिसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, हाँ। बाकी चीजें जो होती हैं। रॉ मटेरियल जो अवेलेबल यहाँ पर होता है, हम लोग यहाँ से बाय करते हैं। हाँ। जो नहीं होता तो बाहर से आता है। हम्म। देखिए, एक तो क्या है, पैसा हम कमाते हैं बीदर में, हम्म। टैक्स और पैसा जाके खर्च करते हैं हैदराबाद में। हमारा टैक्स तो हैदराबाद ही चला जाता है पूरा, एग्जैक्टली। तेलंगाना। पैसा हम यहाँ कमा रहे हैं, खर्चा हम वहाँ करते हैं। क्योंकि हमारे पास आसपास वैसे पोटेंशियल है नहीं। हमको या तो फिर हुबली जाना पड़ेगा, बेलगाम जो हमारे अच्छे होलसेलर्स हैं वहाँ पर हैं। गुलबर्गा भी उतना हमारा अभी डेवलप नहीं हुआ कि हम जहाँ से कुछ बाय कर सकें। तो गुलबर्गा वाले भी हैदराबाद के ऊपर डिपेंडेंट हैं। शॉर्ट डिस्टेंस रहने की वजह से सब लोग हैदराबाद से डिपेंडेंट है। सर आप चुनाव लड़िए। ना सर, कभी ना। सर इतने अच्छे थॉट्स हैं आपके पास, इतने अच्छे प्लान्स हैं, व्हाई नॉट? क्यों मतलब? चुनाव से थोड़ी सब कुछ होता है सर। नहीं सर, मगर मैं अपील कर सकता हूँ सबको कि आप लोग भी इस तरह से सोचो और इस तरह से काम करिए, तो हम मिलजुल के काफ़ी अच्छा हम अपने शहर को। देखिए, जो हमारे ऑलरेडी पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों के थॉट्स अच्छे हैं, विज़न भी अच्छा है। पता नहीं सर, आप ही नहीं, बोल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? जो कर रहे हैं बीदर शहर के लिए, काफ़ी कुछ हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी नज़र में नहीं आती। सर मैं आप ये- बताइए ये- क्या कमी है बीदर में, अदर देन एम्प्लॉयमेंट? जी, आप किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं बीदर में, बताइए। अच्छे पॉलिटिकल लीडर की सारे अच्छे हैं। नहीं है सर। आपको ऐसा लगता है? मैं अब दूसरे से कंपेयर, दूसरे Exactly, स्टेट sir. या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर सर करिए यही तो बात है कि हमें कंपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ना। कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपके जिले के सारे पॉलिटिशियंस अच्छे लगेंगे। पॉलिटिक्स में सर एक आप सिंपल 10 साल थॉट पहले है चले जाइए, जी। 10 साल में आज देखो कितनी तरक्की हुई हमारी। 10 या 12 साल में काफ़ी अच्छा स्कोप रहा है। कंपैरेटिव स्केल में जब हम लोग लाते हैं पॉलिटिक्स को, तो जो लीस्ट बुरा होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि वो अच्छा है ही नहीं, वो बुरा है मगर सबसे कम बुरा है। मुझे तो बीदर के पॉलिटिशियन से ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। ये पॉडकास्ट वगैरह जैसी चीज़ें तो मैं अब कर रहा हूँ, मगर पिछले 4-5 साल में तो पॉलिटिकल बीट ही मेरी कोर फील्ड रही है। महाराष्ट्र इलेक्शंस मैंने देखा, दिल्ली इलेक्शंस देखा, बिहार इलेक्शंस देखे। मैं बताता हूँ सर कि कोई भी आदमी दूध का धुला हुआ नहीं है। सारे के सारे करप्ट हैं सर, सब के सब करप्ट हैं। ये लोग पहले एक बार चुनाव लड़ते हैं, अगले 5 साल ये पूरी कोशिश में लगे रहते हैं कि अगला चुनाव होगा उसके लिए मुझे फंड इकट्ठा करना अभी से, और अगले 5 साल तक फिर ये जो पहिया घुमाएंगे ना, इनके जो सारे आसपास के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो इन्हीं के आदमी होते हैं। वो इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे गवर्नमेंट के, फिर उससे जो आमदनी इनको हासिल होती है, फिर वही आमदनी ये लोग जमा करते हैं ब्लैक में, फिर वही इलेक्शन में खर्च करते हैं, लोगों को देते हैं, फिर उसी से इनको वोट हासिल होता है, फिर ये जीते, फिर अगले 5 साल उसी चीज़ की तैयारी। सब ऐसे हैं सर, कोई दूध का धुला नहीं है। आज तक भी मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिस पे हाथ रख के बोलूँ मैं कि हाँ ईमानदार पॉलिटिशियन कोई दिखा। देखिए, दूध का दूल्हा है नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस बेटर देन ऑल, सबसे काफ़ी अच्छे हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स, आप दूसरे स्टेट्स के अगर आप कंपेयर करेंगे
बहुत अच्छे हैं, बहुत नहीं बहुत अच्छे हैं। आप उनको नज़दीक जाके महसूस करके देखो, आपको महसूस होगा कि काफ़ी दूसरों से काफ़ी बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि दूध के दूल्हे हैं नहीं है, ये तो खैर इंटरनल मैटर है किसी का, लेकिन अभी जो जहाँ हैं जो हैं वो हमारे काफ़ी अच्छे हैं। आपको सुनते हैं, आपका दुख सुख बांटते हैं, इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। कभी किसी को तकलीफ़ दिया हुआ सुना आपने? बाहर अब दूसरी तरफ जाइए, ये सब चीज़ें आपको महसूस होगी। मतलब ना, जाके महसूस करिए, अच्छा लगेगा आपको। कितनी कामली आप बोल रहे हैं ये सारी चीजें। जो चलिए मैं सर, महसूस करता हूँ वो बोलता रहा हूँ। आप मीठा खाते हैं कुछ? शुगर है, डायबिटीज़, कम खाता हूँ। कम खाते हैं हाँ। तब भी इतनी मीठी बात है। तो चॉकलेट वगैरह नहीं खाते हैं आप? नहीं। मैं खा लूँ एक? हाँ प्लीज़ पक्का ना? दीजिए। नहीं नहीं, आराम मैंने से। देखा है सर, क्योंकि जो जिनको शुगर होता है ना, उनके सामने कोई मीठी चीज ना, खा लेना, अभी आदत पड़ गई। आदत पड़ गई है। हाँ, पक्का ना? पक्का आप बुरा पक्का। तो नहीं मानेंगे ना, हम ना, खा ना, लूँ? आराम से लीजिए। पक्का ना सर? श्योर। आप बोल रहे हैं इसीलिए खा रहा हूँ मैं। आप ये बताइए सर, एक बिजनेसमैन के लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है जब एक विंटर आता है हर किसी की ज़िंदगी में, हर बिजनेसमैन के साथ ये होता है, जब आपको फील होता है कि नहीं यहाँ से पूरा पॉइंट ख़त्म है, और आपने वो विंटर तो बहुत पहले ही देख ली है 85 में ही, उसके बाद से खुद को मेंटली प्रिपेयर करके जागते हैं आप सुबह सुबह हर रोज़? अब तो रूटीन बन गया है, हाँ। आदत सी हो गई है। अप एंड डाउन तो अब देखने की आदत है, अब रूटीन में आ गया वो सारा कुछ। तो अब मेंटली प्रिपेयर रहते हैं मतलब। मेंटली प्रिपेयर होते हैं सर। तो मतलब आज अगर आपको लॉस हो जाए, कितने तक का लॉस झेल सकते हैं आप? देखो, ऊपर वाले से चाहूँगा कि ना हो, भाई वो तो हम भी दुआ करेंगे सर, ना हो ऑब्वियसली। और कोशिश यही रहती है, और कोशिश यही करेंगे। मेरी एक आदत भी है कि उतने में ही खेलो जितना बर्दाश्त कर सकते हो, जितनी चादर उतने पैर। बस। ये बात तो बहुत सही है सर। यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देंगे? मान लीजिए मैं हूँ, मुझे कोई बिजनेस करना है, पहली सलाह क्या रहेगी आपकी? चैलेंजिंग बिजनेस करो, चैलेंज लो हाथ में, मेहनत करो। चैलेंज लोगे तो सक्सेस भी मिलेगी। हर चीज़ देखो आपको घर तक आके नहीं मिलती। चैलेंज लोगे तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आजकल की जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है सर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है। नहीं, वो तो ज़रूरी है, लेना है। मैंने बहुत सारे बिजनेस बदले। मैंने बेकरी स्टार्ट किया एसटीडी बूथ से, फिर वायर मेश की इंडस्ट्री चलाई, बेकरी चलाई, फुटवेयर चलाया, रेस्टोरेंट चलाया, काफ़ी कुछ किया। और अभी कुछ ध्यान में भी नहीं, इतने सारे काम किए मैंने। आपने हाँ। खुद जाती तौर पे जो बिजनेसेस किए हैं, छोटे छोटे बिजनेस? छोटे छोटे सब ट्रेडिंग वाले काम किए, बहुत सारे काम किए जो अच्छा लगता। छोटा बड़ा काम करके नहीं, जो समझ में आता था करता था। जब समझ में नहीं आया उसको बंद कर दिया, फिर दूसरे बिजनेस में चले गए। मतलब पढ़ते गए, घाटा हुआ, फ़ायदा हुआ, कहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसको हम लोग चैलेंज लेके करते गए। काफ़ी बिजनेस चेंज किया। बिजनेस को जुआ मानते हैं आप? ना, नहीं, बिजनेस जुआ नहीं है, बिजनेस मेहनत है। आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है बिजनेस का? ईमानदारी। ईमानदारी किस, अपने आप से या ग्राहक से? दोनों से। अपने आप से रहोगे तो ग्राहक अपने आप को अच्छा सा उसको ये मिलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे सारे जवाब रटे हुए हैं आपकी जबान पे। मैं पूछ रहा हूँ, धड़ाधड़ फेंक के मार रहे हैं आप। कुछ बोलिए सर पंजाबी में, मुझे भी पंजाबी आती है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, की कमा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, जो ਤੁਸੀਂ पूछोगे ਉਹਦਾ जवाब दे देने। मैं मुझे थोड़ा टाइम लगता है सर फ्रेम करने में। मैं फ्रेम कर लूंगा, मगर मैं सारी बात आपकी समझ गया, बस वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे एक चीज आती है पंजाबी में बहुत अच्छी, चकदे पट्टे नबदे गिल्ली। वो मुझे नहीं आती। 80 रहते हैं नामपल्ली। ये तो राइम भी हो गया। बड़ी प्यारी जबान है सर पंजाबी। मैं कुछ कुछ पढ़ता हूँ ना, वो एक तो ये गोदड़ी और पंजाबी अलग अलग जबान होती है क्या? जम्मू में जो बोली जाती है नहीं, सेम उतना मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ,
लेकिन देखिए हर स्टेट की लैंग्वेज में दो चार लैंग्वेज मतलब क्या कहते हैं उसको, स्टाइल अलग होता है, थोड़ा सा एक्सेंट। एक्सेंट अलग होता है। हाँ, बस वो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ले कह लो। अभी जैसे बीदर में हमारा जो कन्नड़ा है अलग होगी, अब बीजापुर चले जाओ अलग हो, गुलबर्गा में अलग एक्सेंट होगा। सेम हर स्टेट का वही हाल है, हर लैंग्वेज का वही। एक जम्मू के एक पोएट है, कलीम नाम है उनका, पंजाबी में शायरी करते हैं वो। उनका अब तक का सबसे बेस्ट जो शेर मुझे लगता है, सुनाओ सर आपको? सुनाइए। नहीं वैसे ही पोएट्री आपको नहीं, पसंद नहीं है, फिर भी फिर आप अंदर से अंदर सोच रहे होंगे ये नहीं, बैठ के पका रहा है मुझे। बताइए। 2 लाइन सुन लो सर, बहुत 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 खूबसूरत लाइन है। अभी आपको देखा ना, वो अचानक लाइन ट्रिगर की मुझे, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। कलीम साहब कहते हैं कि रब्बा तू ही मैर करी, रब्बा तू ही मैर करी, मेहर करी। हाँ, मैनू मंगना नहीं आंदा। कितनी खूबसूरत लाइन है सर। ये बंदा बैठा है, ये तू अपने हिसाब से जो देना है दे दे, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। इससे बड़ी बात क्या है? हाँ, वो इसी का सिमिलर इनका भी था, अल्लामा इकबाल का। क्या था शेर वो कुछ कि हाथों की लकीरों पे मत जाए इकबाल, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते ना, ऐसा कुछ था। खैर, और कुछ सुनाइए सर। अब ऐसे ही जो जोक वगैरह सुनते हैं आप? जो सुनता हूँ, सुना नहीं सकता, सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जो कॉमेडी वैसे मेरे को बहुत पसंद है। सच में? परेश गोलमाल रावल, वगैरह जो हाँ, थी ना, हाँ, जी। गोलमाल काफी मूवीज अच्छी franchise, आई हाँ। हैं। ये एक शो आपको पता है क्या, इंडियाज गॉट लेटेंट करके आया था हाल फिलहाल इंडिया में? कॉस्ट इंडियाज गॉट लेटेंट करके नहीं, बहुत कंट्रोवर्सी हुई है उस पे वैसे। नहीं मुझे ध्यान नहीं। भाषा को कैसे लेते हैं आप? भाषा तो सारी मीठी होती है। और गालियों को कल्चर का हिस्सा मानते हैं आप? देखिए हर भाषा में एक गाली है, हम्म कुछ प्यार से है तो हम्म कुछ नफरत से है। हम्म प्यार की दी हुई गाली अच्छी लगती है, हम्म। नफरत से दी हुई गाली बुरी लगती मुझे है। पंजाबी पता नहीं क्यों मीठी लगती है सर। मेरा दोस्त, मैंने आपको बताया ना, वो मुझे ऐसे बोलता वो उल्लू दे पट्टे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उस पे क्या ऑफेंड होएगा आदमी, इतने प्यार से बोल रहा है। नहीं, हर भाषा में प्यार वाली गाली है, हर भाषा में। हालांकि गालियां जो है उसमें इमोशन आदमी के सही से निकलते हैं। बाकी अगर किसी को गुस्सा करना हो, ये उर्दू कहते हैं कि सबसे मीठी जुबान है। जी। तो लखनऊ के हमारे एक दोस्त थे, गुस्सा आता था तो ऐसे कहते थे कि बरखुरदार अपनी ज़बान पे लगाम दीजिए, वरना हम आपकी मादर गिरामी की शान में ऐसी गुस्ताखी करेंगे कि आपकी समा खराशी होगी। अब ये गाली दे रहा है। तो सामने वाला बंदा बोला वाह वाह जनाब, एक और बार मुकर्रर। खैर, अपनी अपनी भाषा का कमाल है। ऐसे कन्नड़ सीखने में दिक्कत तो नहीं हुई आपको? कल्चरल डिफरेंसेस नहीं आए कुछ? देखो हम जहाँ पर रहते हैं, पढ़े बड़े हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ की जुबान सबको अच्छी भी लगनी चाहिए और उसके अंदर घुल मिल जाना चाहिए, तो जीने का मजा अलग ही। हाँ, ये बात तो है। अभी आपके दोस्त कहाँ रहते हैं? यहीं बिदर के हैं? शहर में, बिदर में। तो कभी बैठ के रात में महफिलें? आते मिलते हैं दोस्त सारे, बैठते हैं, बातचीत होती है। हम्म। काफ़ी कभी दिन में मिल जाते हैं, कभी शाम को मिलते हैं, कभी सुबह घर आ जाते हैं। सब मिलना जुलना तो है दोस्ती के लिए। सब जो आते जाते हैं उनके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, जब जहाँ मिल जाए, फिर वो काम नहीं, फिर दोस्ती फर्स्ट। तो क्या बात होती है दोस्तों से? जनरल बातें और थोड़ा बहुत? अभी बचपन के भी कुछ मिल जाते हैं। हाँ, महफिल नहीं, थोड़ा नहीं। पार्टी शार्टी? पार्टी शार्टी नहीं है। नहीं कुछ? तो आप अवॉइड करते हैं फिलहाल? हेल्थ कॉन्शियस हैं या फिर नहीं, ऐसा शौक नहीं है शुरू से? कम ऑन सर, थोड़ा तो? नहीं, कभी नहीं? ओकेशनली भी नहीं? टोटली नहीं? ये झटका लगा सुन के। इतने वेल मैनर्ड हैं सर आप। मैंने नहीं, ऐसे वैसे कोई दोस्त है ही नहीं, सारे अच्छे आप दोस्त पक्का पंजाबी हैं ना सर? हाँ जी। जहाँ पर भी आपको बोर कर रहा हूँ ना सर, आप मुझे बोल देना उल्लू दे पट्टे दफा हो, यहाँ से चला जाऊंगा मैं चुपचाप उठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये बताइए आप कि बाकी इलाके में आपने क्यों नहीं सोचा कि बिजनेस एक्सपैंड किया जाए? भी तो छोड़ के जाने का कोई मन नहीं करता। नहीं तो तब भी आप तो यहाँ रह के भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बिजनेस यहाँ पर रहने का और काम करने का मज़ा अलग ही है।
मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ यहाँ पर। पता नहीं लोगों को क्यों नहीं पसंद आता बीदर। किसको पसंद नहीं है सर? कौन है वो, कहाँ जो पे छोड़ है? के जाता है बीदर। वो तो सर मजबूरी में जाता नहीं, है। मजबूरी देखो, मजबूरी हमारे साथ भी आई थी, हम तो छोड़ के नहीं गए, हम तो शहर के साथ जुड़े रहे। ये बड़ी बात है सर। अब खैर हर किसी को आपकी जितनी मोहब्बत भी नहीं होती। नहीं नहीं, तो मोहब्बत सबको है, शहर के साथ सबको मोहब्बत है, होनी भी चाहिए। पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे हैं बीदर को। जानबूझ के लगता है आपको करना? हो सकता है। बच्चों ने तो कभी बोला होगा कि देखो अभी कैसा है कल्चर में ना, लोगों को नाइट लाइफ कल्चर ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, तो ये बात उसकी तो- वजह से कुछ लोग बीदर वापस नहीं आना चाहते। सिटी कल्चर ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, होटलिंग, क्लबिंग, उसकी वजह से काफ़ी लोग वापस मुड़ के नहीं आ रहे। ये नई पीढ़ी के साथ जो आप कह सकते हैं कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं, मिलेनियल वर्सेस जेंजी का जो कंपैरिजन हो रहा है आजकल। आपको पता है जेंजी क्या होता है सर? नहीं पता ना आपको? मैं आपको बताता हूँ। ये जेंजी ना एक नया तबका है समाज का, एक नया हिस्सा है। ये वो बच्चे हैं जिन लोगों के ऊपर वेस्टर्न कल्चर बहुत बुरी तरह हावी हो गया है। ये लोग का हर चीज़ में टेस्ट अलग है, इन लोगों का कपड़े पहनने का ढंग अलग है, ये लोग किसी से अपने बड़ों से बात करने का सलीका नहीं जानते हैं, इन लोगों को किताबों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। कुल मिला करके ये देश की आने वाली बर्बाद नौजवान पीढ़ी है। और मिलेनियल उनको कहा जाता है, जैसे आप लोग सर कुछ नहीं, आराम से बैठे हैं, कभी थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लिया, पता है किससे कैसी बात करनी है, जो नॉर्म्स होते हैं एक एथिकली मॉरली फिट सोसाइटी की, जितनी भी पाबंदियाँ होती हैं उन सारी पाबंदियों में चुपचाप रह रहे हैं। ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं आज की पीढ़ी में महसूस करते हैं आप? है कुछ लोगों में है, कुछ जनरेशन गैप था पीछे, उसमें ये चीज़ें हावी थी। अभी वापस ये जनरेशन आ गया है, फिर ये लोग वेस्टर्न कल्चर अवॉइड कर रहे हैं और इंडियन कल्चर में वापस जुड़ रहे हैं। कौन? अभी जो कल्चर, अभी नवे जो जनरेशन आई है। उल्टा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं 10 साल पुराने जो जनरेशन उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो जनरेशन है, मतलब अभी जो 10th पास आउट आप मान लीजिए, उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ नहीं, सर। आप 10 साल पहले वाले बच्चों की बात कर रहे हैं जो वेस्टर्न कल्चर में इन्वॉल्व थे, आज वो वेस्टर्न कल्चर में ही हैं। अभी आज आप जो 10th पास आउट है, अभी एसएसएलसी पास आउट है, ये बच्चे वापस वो क्लबिंग कल्चर वाले कम है, ये अपने धार्मिक बच्चे हैं। आप महसूस करिए, थोड़ा देखिए, ये बच्चों में पाठ पूजा, कोविड के बाद ना, पाठ पूजा और डिसिप्लिन और इंडियन कल्चर में इन्वॉल्व हो रहे हैं लोग। आज से 10 साल पुराने जो बच्चे थे, वो एक जो गैप आ गया था बीच का, ये बहुत कल्चर जो है वेस्टर्न हो गया था। अभी वापस हम लोग अपने कल्चर में आ रहे हैं। 10 साल पुराने बच्चे मतलब कुल मिलाकर के मुझे बोल रहे हैं सर आप? नहीं, आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी 23 है। 23 है ना? नहीं, हाँ। आपकी नहीं, अभी जो हो गए हैं 33 40 के आसपास, जो है 40 के आसपास के, इनकी बात कर रहा हूँ। उन लोगों में वेस्टर्न कल्चर था। वो वेस्टर्न कल्चर वाले। आपके जो बड़े बेटे हैं लवनीत वो जी, अभी उनका ना, उनका 25-26 साल के, 25-26 साल के। हाँ। तो वो भी उस जनरेशन से है, बचे हुए थोड़ा हैं? सा बचे हुए, थोड़े अगर से। हाँ, थोड़े से बचे हुए, लेकिन है उनमें भी वेस्टर्न कल्चर का थोड़ा सा है, थोड़ा सा है इन्फ्लुएंस, लेकिन कम है। मेरे छोटे बेटे में नहीं है वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस, टोटली नहीं है। नहीं, उसको उसमें 6 साल का फर्क है, हाँ। उसमें बहुत कम है, नहीं के बराबर। आपने जब अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा तो आपने भी तो कुछ पाबंदियां लगाई होंगी। देखो ये डूज एंड क्या डोंट्स जो चीजें होती हैं, ये करनी है, ये नहीं करनी है, सिंपल। नहीं, जो हमारे बच्चे अपने यहाँ पर जो स्कूल में पढ़े हैं, ये स्कूल का कल्चर ही वैसा था कि लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनको सब पता लग गया कि जो स्कूलिंग हुई है, स्कूलिंग से डूज एंड डूज सारे पता लग गए यहाँ पर। स्कूलिंग की वजह से काफ़ी अच्छा उनको एजुकेशन मिला यहाँ पर। बच्चों को मारते थे आप? ना, कभी नहीं हाथ उठाया? मेरे ख्याल से बहुत कम, मुश्किल से मुश्किल से ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो बहुत मार खाया हूँ सर। नहीं, ज़रूरत तो पड़ी नहीं मेरे ख्याल से, जरूरत नहीं पड़ी। इतने सोबर सीधे तो बच्चे नहीं होंगे सर। नहीं, उसमें मतलब ऐसे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, गुस्सा तो बोल दे देते थे होंगे, लेकिन कभी मारने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। आप क्या है गुस्सा करते होंगे? मुझे तो आपको देख के लग रहा है कि आप तो गुस्सा बहुत रेयरली आपके चेहरे पे आता होगा। आता है होगा, आप तो गुस्सा भी ऐसे करते होंगे, ये क्या कर रहे हो,
चलो उठ के जाओ यहाँ से, अगर आदमी को गुस्सा लगे नहीं सामने वाले को। ऐसी बात नहीं है। ऊंची आवाज में बात करते हैं आप? बोलिए, मुझे डरा के दिखाइए आप। ऐसा नहीं आती। आप वैसे भी नहीं करते होंगे नहीं, सर, इतने क्यूट से हैं आप। एक तो नहीं, सच में बहुत अडोरेबल हैं आप वैसे देखा जाए तो। एकदम देखिए आप जब से बैठे भी ऐसे हैं एक ही पोजीशन में, मुस्कुराए जा रहे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चिल आदमी है। ऐसे अच्छा है सर, एक बिजनेसमैन को रहना भी ऐसे चाहिए, वरना पता चला कुछ लोग सर घुचाते हुए घूमते हैं ना इधर से उधर, वो तो जल्दी हार्ट अटैक से चले जाते हैं। आप तो 55 की उम्र में भी 10 साल पीछे लग रहे हैं। प्रेशर तो रहता है, सर को जाना भी पड़ता है कभी कभी। आपको है प्रेशर? हाँ रहता है, अभी ऐसा नहीं है, इवेंट्स वगैरह के काम में होता है, जब दूसरे की जिम्मेदारी अपने ऊपर होती है वो काम ही वैसा है वो। हाँ, तब वो प्रेशर हमारे पे ही होता है, जब प्रेशर देना भी पड़ता है। अपने कुछ भी काम हो, अपनी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, उसको साइड में रख के पहले सामने वाले का जो फंक्शन है उसको प्रॉपर सक्सेस करके देना है, वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसकी वजह से वो प्रेशर लेना पड़ता है, जब हमारा काम की कोई अहमियत नहीं होती, अपनी पर्सनल लाइफ की अहमियत नहीं होती, हम उनके फंक्शन की अहमियत देते। गुरुद्वारे कितने बार विजिट करते हैं आप? तकरीबन रोज डेली एटलीस्ट वंस इन अ डे? ओके। और ये मतलब आपके शेड्यूल का हिस्सा होता है रूटीन का, या फिर दिन में कभी भी चले जाते हैं? कभी भी ऐसे, कभी मिस भी हो जाता है। ये जीएनडी वाले जो हैं, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी एक बहुत बड़ा एसेट है बिदर का। तो उसके जो चेयरमैन है बलबीर सिंह जी, वो भी पहचान में है आपके? हाँ जी, वही हमारे गुरु हैं। हाँ, टीचर है आपके? मतलब उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी चीज़ सीखी उनसे। डिसिप्लिन्ड आदमी है वो। मैं वैसे सोच रहा था कि उनका भी एक पॉडकास्ट किया जाए, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, है ना सर? खैर, बहुत पका लिया सर आपको अब। अच्छा, मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें आप करते हैं, मैं एक चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। मेरी जो जनरेशन है ना, जो पूरे नौजवान पीढ़ी आपको सुन रही है, कोई एक मैसेज आप उन्हें देना चाहें? सब आप ही की तरह रहे, मेरी तरह, आप ही की तरह बने, अच्छी बातें करते हैं आप। मैं मीठी मीठी क्या बात कर रहे हैं सर? और काफी घुमा फिरा के सवाल करते हैं। आपसे कोई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं सर, मैंने आपसे बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज काफी अच्छी है, तो बहुत कुछ चीजें आपसे भी हमको सीखने को मिलती हैं। ये तो सर आपका बड़प्पन है, आप कह रहे हैं। महसूस हो रहा है कि आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मैं तो बहुत सीख सकते हैं आपसे, नहीं है आप में को टैलेंट की, सीख सकते जो भी हो सर। मैं आई एंजॉयड आज का सेशन, आपसे बातें करके बहुत मजा आया। और मैं तो कभी यहाँ से गुजर भी रहा ना, मैं आऊंगा बतौर खास, आपसे मिलने कुछ देर बात करेंगे, मोस्ट वेलकम, गप्पे लड़ाएंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर चले जाएंगे। तो ये है भाई सोशल स्फीयर। सर मैं अगर पंजाबी में मुझे बोलना हो तो कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दूं, कैसे बोलूँगा मैं? थोड़ा मेरे लिए भी दिक्कत है ये। आप फ्रेम कीजिए आप। मैं क्या बोलूं उसको, मेरे को भी थोड़ा सा ना, ये साडा चैनल हैगा जी, इन्हां नू सब्सक्राइब कर दो, ये बोल सकते हैं। हाँ, चैनल साडा चैनल हैगा, सब्सक्राइब ते फॉलो करो। हाँ, ये साडा चैनल हैगा, सब्सक्राइब ते फॉलो कर दो। सर ने भी बोल दिया तो कर लो। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आपसे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मनप्रीत सिंह जी कैसे लगे आपको, है ना? बाकी ये SRS ग्रुप है इनका, बिदर में है, कई सारे इवेंट मैनेजमेंट भी का भी काम ये करते हैं, और इनका ये रिजॉर्ट है, बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है। कहाँ पे है सर इसका एड्रेस? ये जनवाड़ा रोड, मरकल विलेज। जनवाड़ा रोड, मिरकल विलेज। हाँ जी, मिरकल विलेज में। अगर कहीं पे बिदर में आना जाना हुआ आपका तो आइए यहाँ पे, बहुत अच्छी सर्विस आपको मिलेगी। और ये मैं मेरी गारंटी पे बोल रहा हूँ मनप्रीत सिंह जी से बात करने के बाद। और कौन सा बिजनेस है आपका? वेयरहाउस है। वेयरहाउस, हाँ जी, वो वाला भी है, उसको भी चेकआउट कीजिए। आपकी वेबसाइट वगैरह है सर? हाँ जी, हाँ, वेबसाइट है, उस पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।